हर कहानी एक नई दास्तान। वेलकम टू एनएस नॉवेल्स वर्ल्ड। यहाँ से कहानी शुरू होती है। चाचा बलदेव की बात सही है अध्यक्ष जी, हमने बहुत पहले ही ये तय कर लिया था कि हम संघ के साथ ही जिएंगे और मरेंगे। अध्यक्ष जी, अब आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम मौत से डरने वाले लोग नहीं हैं। शिवताओ की आंखें भी ये देखकर भर आईं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम सब साथ रहेंगे और उनके आने का इंतजार करेंगे। जी, सबने पूरी दृढ़ता से सिर हिलाया। तभी शिवताओ के चेहरे के भाव थोड़े बदले। आप सब जाकर अपने कामों में लगिए, मुझे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है, चाचा बलदेव ने सबसे पहले जवाब दिया। उन्होंने पीली रेत की डिबिया अपनी जेब में रखी और सबको लेकर बाहर चले गए। शिवताओ ने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर नंबर देखकर उन्हें हैरानी नहीं हुई, क्योंकि यह नंबर सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास था, वयोवृद्ध वांग। परंतु मौजूदा हालात को देखते हुए वयोवृद्ध वांग भी शायद कुछ न कर पाते। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फोन उठाया। तभी दूसरी ओर से वयोवृद्ध वांग की आवाज आई। शिवताओ, मैंने देखा कि तुमने पहले कई बार मुझे फोन किया था। क्या मुख्यालय में कुछ हुआ है? जी हाँ, कुछ हुआ था, लेकिन अब मामला लगभग सुलझ गया है। वयोवृद्ध वांग, क्या आप ठीक हैं? शिवताओ ने चिंता से पूछा। वयोवृद्ध वांग से संपर्क करना इतना मुश्किल हो जाना पहले कभी नहीं हुआ था। क्या तुम्हें चिंता थी कि मुझे कुछ हो गया होगा? वयोवृद्ध वांग ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराए। मैं खतरे में तो था, पर सौभाग्य से मुझे कोई चोट नहीं आई। शिवताओ को अचानक कुछ याद आया। वयोवृद्ध वांग, क्या आप उस गुप्त क्षेत्र की यात्रा पर गए थे? वयोवृद्ध वांग की शक्ति को देखते हुए केवल गुप्त क्षेत्र ही ऐसी जगह थी जिसे वह खतरनाक मान सकते थे। अगर इस बार इन जानवरों का हमला न हुआ होता तो शिवताओ खुद भी वहीं होते, न केवल उन दुर्लभ जड़ी बूटियों के लिए जो बाहर नहीं मिलती, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वहां अभ्यास की गति बहुत तेज होती है। हाँ, वयोवृद्ध वांग मुस्कुराए। मैं अमरगढ़ में खाली बैठा था तो मैंने सोचा कि शौर्य पर बहुत दबाव है, क्यों न गुप्त क्षेत्र में जाकर एक दो अनमोल औषधियां ले आऊं ताकि उसके अभ्यास की गति बढ़ सके। उसकी क्षमता को देखते हुए अगर वह आकाश और पृथ्वी के स्तर तक पहुंच गया तो वह दानव राज स्तर के जीव का भी सामना कर पाएगा। जी, शिवताओ ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उन्होंने तुरंत पूछा, तो क्या नतीजा रहा? बुरा नहीं है, वयोवृद्ध वांग ने कहा। मैं एक औषधि लाने में सफल रहा। दुर्भाग्य से वहां के दानव जीवों को मेरी मौजूदगी का पता चल गया, इसलिए दूसरी उठाने का समय नहीं मिला और मुझे बाहर की ओर भागना पड़ा। अगर एक पल की भी देरी होती तो मैं अपना एक पैर खो देता। इतना खतरनाक! शिवताओ मन ही मन दंग रह गए। वयोवृद्ध वांग आकाश और पृथ्वी स्तर के मंजे हुए योद्धा थे। अगर उनकी जान पर बन आई थी तो शिवताओ का क्या होता? खतरा तो स्वाभाविक है, वयोवृद्ध वांग हंसे। अगर यह खतरनाक ना होता तो उन बड़े खानदानों ने कब का इस पर कब्जा करके इसे अपनी जागीर बना लिया होता, है ना? ये तो सच है, शिवताओ ने सिर हिलाया। ठीक है, अब बताओ मुख्यालय में क्या हुआ? वयोवृद्ध वांग ने पूछा। वो, शिवताओ ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। वयोवृद्ध वांग, बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आप खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लें। ओह, ये सुनते ही वयोवृद्ध वांग की मुस्कान गायब हो गई। कहो, बात ऐसी है। शिवताओ ने पूरी घटना सुनाई और लिंगयू की भूमिका को भी नहीं छिपाया। तुम्हारा मतलब है कि शौर्य ने अकेले ही आकाश और पृथ्वी स्तर के दो योद्धाओं को मार गिराया? वयोवृद्ध वांग को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने सोनगढ़ परिवार के उस सातवें भाई के बारे में सुना था। भले ही वह शुरुआती स्तर पर था, पर उसकी शक्ति कम नहीं थी। वयोवृद्ध वांग भी उसे इतनी जल्दी नहीं हरा सकते थे। जहां तक पुनरुत्थान संघ के भेड़िया जॉन की बात है, वयोवृद्ध वांग उसे ठीक से नहीं जानते थे, लेकिन शिवताओ के अनुसार जॉन भेड़िए में बदल गया था और उसने शौर्य के विशाल आत्मिक प्रहार के 2 वार सीधे झेले थे। ऐसा शरीर रखने वाला व्यक्ति वाकई खौफनाक था, लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक शौर्य था। एक सच्ची शक्ति वाला योद्धा 2 आकाश और पृथ्वी स्तर के योद्धाओं को कैसे मार सकता है? क्या इसका मतलब यह था कि शहर की रक्षा के पिछले युद्ध में उसने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी? हाँ, वयोवृद्ध वांग, मैंने खुद शौर्य को जॉन को मारते देखा। जहां तक सोनगढ़ परिवार के योद्धा की बात है, शौर्य उसे फुसलाकर दूर ले गया और मार दिया। हमारी तरफ से या सोनगढ़ परिवार की तरफ से कोई गवाह नहीं है, शिवताओ ने आगे कहा, लेकिन तब से सोनगढ़ परिवार का वह पूर्वज फिर नहीं दिखा। अगर वह जिंदा होता तो इतनी देर तक छिपा नहीं रहता। ये सही है, वयोवृद्ध वांग ने सिर हिलाया। वे अभी भी सदमे में थे। शिवताओ के अनुसार शौर्य ने जॉन को बहुत तेजी से खत्म किया था और शुरुआत से ही उस पर हावी था। सोनगढ़ परिवार के भाई को मारने का तरीका भी शायद ऐसा ही रहा होगा। ये सोचकर वयोवृद्ध वांग के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने खुद सालों से कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी थी, और भले ही वह सोनगढ़ के 7वें भाई को हरा सकते थे, पर उसे सीधे जान से मार देना अलग बात थी। शौर्य का एक दुश्मन को मारकर तुरंत दूसरे योद्धा को खत्म करना उनकी क्षमता से परे था। क्या इसका मतलब यह था कि शौर्य की मौजूदा शक्ति अब उनसे भी ऊपर थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वह आकाश और पृथ्वी स्तर के मंझले योद्धा थे। क्या उनकी युद्ध क्षमता वाकई एक सच्ची शक्ति वाले योद्धा से कम थी? क्या शौर्य अभी तुम्हारे साथ है? उन्होंने संभलते हुए पूछा। शौर्य युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद चला गया। मुझे लगता है कि वह उस लड़ाई की तैयारी कर रहा है जो 1-2 दिन में होने वाली है। शिवताओ ने मजबूरी भरी मुस्कान दी। वयोवृद्ध वांग, आप जानते हैं कि सोनगढ़ परिवार कितना ताकतवर है। उनके पास 3 आकाश और पृथ्वी स्तर के योद्धा हैं। जो पहला आया था वह उनमें सबसे कमजोर था। बाकी 2 पूर्वज जैसे ही उन्हें पता चलेगा वे हमें टुकड़ों में काटने के लिए यहाँ पहुँच जाएंगे। इसके अलावा पुनरुत्थान संघ की शक्ति तो सोनगढ़ परिवार से भी ज्यादा है। मुझे पता है। वयोवृद्ध वांग ने गहरी सांस ली। पुनरुत्थान संघ की कुल शक्ति आर्य राष्ट्र के ज्यादातर बड़े परिवारों से अधिक थी। हालांकि क्योंकि वे आर्य राष्ट्र की धरती पर थे, वे अपनी महत्वाकांक्षाएं जाहिर करने की हिम्मत नहीं करते थे। आखिर अगर आर्य राष्ट्र के सभी परिवार एकजुट हो जाएं, तो संघ को नष्ट करना मुश्किल नहीं होगा। दिक्कत ये थी कि ये विदेशी लोग चालाक थे। उनके कई परिवारों के साथ आपसी फायदे के रिश्ते थे। अगर संघ उन पर हमला करता तो आर्य राष्ट्र के ही कुछ परिवार उनकी मदद के लिए अपने लोग भेज सकते थे। ऐसा लग रहा था कि जाह्नवी नगर का मार्शल आर्ट संघ तबाही की ओर बढ़ रहा है। शिवताओ, अब आगे तुम्हारा क्या इरादा है? वयोवृद्ध वांग ने पूछा। वयोवृद्ध वांग, मैं क्या कर सकता हूँ? शिवताओ कड़वाहट से मुस्कुराए। मेरे लिए जाह्नवी नगर संघ मेरी जान से ज्यादा प्यारा है। मैं इसे तबाह होते हुए बस देख नहीं सकता। ओह नादान बच्चे, वयोवृद्ध वांग ने एक लंबी आह भरी। जहाँ जान है वहाँ जहान है। भले ही वह सोनगढ़ परिवार हो, पर दुनिया इतनी बड़ी है कि हम कहीं न कहीं ठिकाना ढूंढ ही लेंगे। नहीं, वयोवृद्ध वांग, शिवताओ ने तुरंत मना कर दिया। मैंने अपना मन बना लिया है, इसलिए मुझे मनाने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि शौर्य अंत तक हमारे साथ न फंसे। उसके लिए ये सही नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप उसकी सुरक्षा का कोई रास्ता निकालें। मेरा मानना है कि एक बार वह आकाश और पृथ्वी स्तर पर पहुंच गया तो न सोनगढ़ परिवार और न ही पुनरुत्थान संघ उसका कुछ बिगाड़ पाएंगे। निश्चिंत रहो, मैं उसे सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करूंगा, वयोवृद्ध वांग ने दृढ़ता से कहा। वयोवृद्ध वांग के इन शब्दों के बाद मैं सुकून से मर सकता हूं। शिवताओ हंसे। उनके लहजे में अब कोई बोझ नहीं था। वयोवृद्ध वांग ने मुंह खोला, पर शब्द अंदर ही दबा लिए। 1 घंटे से अधिक की यात्रा के बाद शौर्य को एहसास होने लगा कि चीजें उतनी सरल नहीं है जितनी उसने शुरू में सोची थीं। ये सच है कि उच्चतम स्तर तक सीखी गई सम्राट की शक्ति अवलोकन कला से वह छिपी हुई दिव्य सामग्रियों और खजानों को आसानी से ढूंढ सकता था। भले ही उन खजानों के आसपास खूंखार जानवर हों, उसके लिए वह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। वे सामग्रियां कीमती तो थीं, पर दिक्कत ये थी कि उनमें से बहुत कम सच्ची शक्ति को बढ़ाने वाली थीं। बाकी या तो शरीर को मजबूत करती थीं या शारीरिक बल बढ़ाती थीं। वह इसे स्वीकार कर सकता था क्योंकि बुनियादी गुणों में सुधार भी एक तरह की बढ़ती थी। हालांकि उनमें से कई तत्व बोध की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए थीं, जैसे अग्नि तत्व पर महारत। ये औषधियां उन लोगों के लिए अनमोल थीं जिनके पास अग्नि शक्तियां थीं, पर दूसरे योद्धाओं के लिए ये सीधे तौर पर उपयोगी नहीं थीं और उन्हें केवल बेचा जा सकता था। तो लगभग 2 घंटों के बाद उसका शरीर, बल और फुर्ती प्रत्येक में 10,000 से 30,000 अंक बढ़ गए थे। उसकी आत्मिक शक्ति 2 लाख से अधिक बढ़ गई थी, लेकिन उसकी आदिम सच्ची शक्ति में केवल 500-600 अंकों का सुधार हुआ था। ऐसा नहीं था कि यह तरीका बुरा था, पर अभी उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत नहीं थी। केवल 2 दिन से भी कम समय बचा है। शौर्य ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी में बची हुई दर्जनों औषधियों पर नजर डाली और खुद से कहा, ऐसा लगता है कि मुझे जागृत संघ के पास जाना होगा। उसकी अंगूठी में रखी ये औषधियां काफी कीमती थीं, सबसे सस्ती भी 1 लाख अंकों से ज्यादा की थी। कुछ की कीमत 3 लाख अंकों के करीब थी, कुल मिलाकर 10 लाख से ज्यादा अंक। बेशक वे एक नीले अजगर फल की बराबरी नहीं कर सकती थी, जो 10 लाख अंकों का था और जिसने जयंत परिवार के पूर्वज का ध्यान खींचा था। पर फिर भी इनमें से ज्यादातर औषधियां उसे किस्मत से मिली थीं, बिना किसी मुकाबले के, और कभी कभी तो जंगली जानवरों ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया था। इसलिए असंतोष का कोई कारण नहीं था। फिर वह विजयगढ़ की ओर मुड़ा। एक तो वह विजयगढ़ से ज्यादा दूर नहीं था, और चूंकि उसे सामान बेचना ही था तो किसी परिचित चेहरे का होना काम आसान बना देता। दूसरी ओर उसे डर था कि वह बहुत सारी औषधियां ले आया है और संघ के पास आदिम सच्ची शक्ति बढ़ाने वाली सामग्री पर्याप्त मात्रा में न हो। उस स्थिति में अतिरिक्त अंकों को युद्ध कला की तकनीकों के बदले लेना पड़ता। करीब 10 मिनट बाद विजयगढ़ की सीमा दिखाई देने लगी। शौर्य ने अपना रूप बदला और अपनी गति धीमी कर दी। कुछ दिनों पहले की तुलना में शहर में प्रवेश करने वालों की कतार लंबी थी और हर किसी के चेहरे पर घबराहट थी। हमें और कितनी देर इंतजार करना होगा? अंधेरा होने वाला है, कोई शिकायत कर रहा था। हाँ, मैं यहाँ लगभग पूरे दिन से खड़ा हूँ और सुबह से लाइन हिली तक नहीं है।
शहर के दरवाजे पर तैनात पहरेदार क्या कर रहे हैं? क्या वे बस कामचोरी कर रहे हैं? वे शहर के अंदर रहते हैं और उन्हें कोई फिक्र नहीं है, पर हमारे लिए यह अलग है। बिल्कुल सही, शिकायतें बढ़ती जा रही थीं। ठीक है, शिकायत करना बंद करो, किसी ने बेबसी से कहा। अगर शिकायत करने से काम चलता तो हम यहाँ इतनी देर तक नहीं फंसे होते। इसके अलावा अगर पहरेदारों ने सुन लिया तो शायद हमें शहर के अंदर जाने का मौका भी न मिले। ये सुनकर भीड़ शांत हो गई। वे सब इस तर्क को समझते थे, पर बाहर जंगली जानवर नजदीक आ रहे थे। कई मंजिले शहर पहले ही गिर चुके थे। वे जिस शहर में थे वह अभी बचा था, पर यह सिर्फ समय की बात थी। अगर वे जल्दी किसी बड़े शहर में नहीं गए तो निश्चित मौत उनके सामने थी। ये देखकर शौर्य को थोड़ी सहानुभूति हुई, पर वह अभी खुद की मुश्किलों में फंसा था, दूसरों की मदद क्या करता। एक लंबी सांस लेकर वह सीधे आगे बढ़ गया। प्रवेश की प्रक्रिया भी सख्त हो गई थी। अपनी संपत्ति के कागजात दिखाने के बाद भी उसे अंदर जाने की अनुमति मिलने में 1-2 मिनट लग गए। शहर के अंदर माहौल काफी तनावपूर्ण था। राहगीर बिना किसी मुस्कान के जल्दी जल्दी चल रहे थे। हथियारबंद पहरेदार गलियों में गश्त कर रहे थे। शौर्य ने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे जागृत संघ की ओर चल दिया। जल्द ही वह एक निजी कमरे में था जहां संदेश मिलते ही भागे चले आए हुआ जून से उसकी मुलाकात हुई। कुछ दिन पहले की तुलना में हुआ जून भी ज्यादा थका हुआ लग रहा था। मुझे वाकई खेद है, हुआ जून ने तेजी से चलते हुए माफी मांगी। मैं अभी थोड़ा व्यस्त था और जैसे ही सुना कि आप आए हैं मैं तुरंत नहीं आ सका। भाईली, अमरगढ़ का क्या हाल है? अभी के लिए ठीक है, पर भविष्य का किसे पता, शौर्य ने जवाब दिया। आज रात जंगली जानवरों का एक और बड़ा रेला हमला करने वाला था। शहर के अंदर जमीन खोदने वाले कई खूंखार जीव निकलेंगे और उन्हें बाहर आते ही मारना होगा, वरना शहर कुछ ही मिनटों में नरक बन जाएगा। हाँ, हुआ जून सहमत हुए। पिछले कुछ दिनों में स्थिति और खराब हुई है। विजयगढ़ में भी कुछ अफरा तफरी मची है। कई असामाजिक तत्व अफवाहें फैला रहे हैं और मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। अगर जानवरों का रेला यहाँ पहुँच गया तो हालात अच्छे नहीं होंगे। पर खैर, इन कड़वी बातों को छोड़ते हैं। वे मुस्कुराए और बोले, भाईली, क्या इस बार भी आप हजारों जानवरों के अवशेष लाए हैं? इसके उलट मेरे पास नहीं है। नहीं है, हुआ जून चकित रह गए। मेरे पास कुछ दिव्य सामग्रियां और दुर्लभ औषधियां हैं। शौर्य ने अपनी बात खत्म की। उसका मन एकाग्र हुआ और उसने सीधे अपनी अंगूठी से 30 से अधिक औषधियां उसके सामने मेज पर रख दीं। तुरंत पूरा कमरा एक भीनी खुशबू से भर गया। हुआ जून इस नज़ारे को देखकर दंग रह गए। उनकी आंखों ने सामान को परखा और जैसे उन्हें सब याद हो, उन्होंने हर औषधि का नाम लिया। खास बात यह थी कि ये सभी औषधियां जागृत व्यक्ति की बोध क्षमता को बढ़ाने वाली थीं, यहाँ तक कि वह खुद भी ललचा गए। भाईली, आपको ये औषधियां कहाँ मिलीं? वे पूछे बिना नहीं रह सके। आमतौर पर लोग दिव्य सामग्रियां बेचने आते थे, पर वे औषधियां आमतौर पर 1 लाख अंकों से कम की होती थीं, कभी कभार ही कोई ऐसी होती जो इससे ज्यादा की हो। और अब सामने वाला व्यक्ति सीधे 36 टुकड़े ले आया था, हर एक की कीमत 1 लाख अंकों से ऊपर। बुनियादी मूल्य ही 36 लाख अंक था। इसके अलावा कई औषधियों की कीमत 1 लाख से ऊपर थी, कुछ तो 2 लाख या 3 लाख की भी थीं। बस किस्मत थी और कुछ नहीं। शौर्य ज्यादा कुछ कहे बिना मुस्कुराया। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। हुआ जून को तुरंत अपनी बेरुखी का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगी। भाईली, गलत मत समझिएगा, मेरा वह मतलब नहीं था। अचानक इतने सारे सामान को देखकर जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। अध्यक्ष, हुआ शिष्टाचार की जरूरत नहीं है। हम पहले भी कई बार साथ काम कर चुके हैं, मैं आपके स्वभाव को जानता हूँ। शौर्य ने हाथ हिलाया। समय कीमती था, वह इसे फालतू बातों में नहीं गंवाना चाहता था। अध्यक्ष, हुआ कृपया इन अंकों की गणना करें। ठीक है, ठीक है। अध्यक्ष हुआ ने सिर हिलाया। उनके हाथ में एक टैबलेट आ गया। औषधियों के नाम दर्ज करने के साथ ही उन्होंने उनकी कीमतें भी डालीं। 2-3 मिनट बाद उन्होंने गणना पूरी की और टैबलेट शौर्य को थमाया। भाईली, कुल 85 लाख अंक हुए हैं। खरीद मूल्य सामान्य से 20% अधिक है, क्योंकि हम कई बार साथ काम कर चुके हैं। ये बस मेरी तरफ से एक छोटा सा सहयोग है। वे मुस्कुराए। इस समय शहर में भीड़ बढ़ रही थी और व्यवस्था बिगड़ रही थी, पर फायदा ये था कि अमीर लोग भी ज्यादा थे। ये औषधियां पहले कभी बेचना मुश्किल नहीं था, और अब तो कहना ही क्या। 85 लाख अंक। शौर्य ने टैबलेट पर नजर डाली और सिर हिलाया। खरीद मूल्य बाजार मूल्य से केवल 5 अंक कम था, यानी हुआ जून उसका सामान बाजार मूल्य के 95% पर खरीद रहे थे, जो कि उचित था। आखिर दूसरों को भी तो थोड़ा कमाने का मौका देना चाहिए, है ना? अगर वह पूरा मुनाफा खुद रखना चाहता तो उसे उन्हें एक एक करके बेचने में काफी समय बिताना पड़ता, पर अभी उसे सबसे ज्यादा जरूरत समय की थी। धन्यवाद अध्यक्ष। हुआ शौर्य ने टैबलेट लौटा दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। हुआ जून ने बार बार हाथ हिलाया। भाईली, इस तरह की दिव्य सामग्री आपके पास जितनी भी हो, मैं सब ले लूंगा।
बोलते हुए उन्होंने मेज पर रखी औषधियां अपनी स्थानिक अंगूठी में रख लीं और फिर खड़े हो गए। भाई ली, कृपया यहाँ थोड़ा इंतजार करें, मैं आपके खाते में अंकों के स्थानांतरण की व्यवस्था करता हूँ। इसमें थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि राशि काफ़ी बड़ी है। वे मुस्कुराए, उनका दिल ईर्ष्या से भर गया था। कहा जाता है कि लोग दूसरों से जलते हैं। उपाध्यक्ष के रूप में उनका सालाना वेतन 3 लाख अंकों से थोड़ा ज्यादा था, जो पहले ही 90% जागृत लोगों से अधिक था। पर भाई ली, एक बार आने पर ही लाखों अंक, एक बार आने पर लाखों अंक। बेशक इसमें शामिल जोखिम आम कल्पना से परे थे, जिसने उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की हुआ जून की इच्छा को और मजबूत कर दिया। अध्यक्ष हुआ, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। शौर्य ने उन्हें बैठने का इशारा किया। मेरा इरादा इन अंकों का उपयोग संघ से कुछ सामान खरीदने के लिए भी है। बाजार से सामान खरीदने पर भेजने से लेकर मिलने तक में कुछ समय लगता है। सीधे हुआ जून से खरीदने पर वह बाद में सीधे उनसे सामान ले सकता था। अगर वह सारे अंक खर्च नहीं कर पाता तो वह ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकता था, तब तक समय रहता। ओह, हुआ जून थोड़े हैरान हुए। क्या मैं जान सकता हूँ कि भाईली क्या खरीदना चाहते हैं? मुझे ऐसी औषधियाँ चाहिए जो आदिम सच्ची शक्ति को बढ़ा सकें, जितनी भी हो मैं सब ले लूँगा। शौर्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उन्होंने मेरा एक दोस्त है जैसे जुमलों का इस्तेमाल नहीं किया। आप जितना ज्यादा बोलेंगे लोग उतना ही अंदाजा लगाएंगे। बेहतर है कि उन्हें जो सोचना है सोचने दिया जाए। आदिम सच्ची शक्ति बढ़ाने वाली औषधियाँ। हुआ जून की आंखें फैल गईं। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या भाईली एक मार्शल आर्ट योद्धा हैं? अगले ही पल वे जोर से हंसे। भाईली वाकई रईस हैं। हमारे संघ में आदिम सच्ची शक्ति बढ़ाने वाली काफ़ी औषधियाँ हैं, पर भाईली, क्या आप वाकई सब लेना चाहते हैं? शौर्य उनका मतलब समझ गया और मन ही मन खुश हुआ, पर बाहर से शांत रहा। क्या मेरे अंक कम पड़ रहे हैं? हाँ, थोड़े कम पड़ रहे हैं। हुआ जून अजीब ढंग से मुस्कुराए। अकेले हमारे संघ के पास 2 करोड़ अंकों से ज्यादा की ऐसी औषधियों का भंडार है। अगर हम विजयगढ़ के दूसरे संघों को भी मिला लें तो कुल मूल्य 10 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। इतनी बड़ी मात्रा! शौर्य ने इसके बारे में सोचा और समझ गया। आखिर वह अकेला व्यक्ति था और उसके पास इकट्ठा करने का सीमित समय था। पर दूसरी तरफ एक पूरा संघ था जिसने सालों से इतना जमा किया था। ये काफी सामान्य था। उसने थोड़ी देर विचार किया और कहा, तो मैं पहले सबसे अच्छी वाली औषधियां लूंगा। ठीक है। हुआ जून ने सिर हिलाया। भाईली, तो कृपया थोड़ा और इंतजार करें, मैं जल्द ही लौटता हूँ। ठीक है। शौर्य मुस्कुराया। उसे जाते हुए देख शौर्य के मन में उम्मीद जगी। 80 लाख अंकों से ज्यादा की औषधियां जो आदिम सच्ची शक्ति बढ़ाएंगी। अगर वह उन सब का सेवन कर ले तो उसकी शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। इसके अलावा अध्यक्ष हुआ के अनुसार संघ के पास 2 करोड़ से ज्यादा का भंडार था, दूसरे संघों को छोड़कर। शायद मेरे पास वाकई 2 दिनों के भीतर शक्ति सागर को 50% तक भरने का मौका है, बशर्ते मेरे पास बदलने के लिए पर्याप्त औषधियां हों। ये सोचकर शौर्य थोड़ा अनिश्चित महसूस कर रहा था। आखिर यह उस पर निर्भर नहीं था, यह उपलब्धता पर निर्भर था। करीब 10 मिनट बाद हुआ जून लौटे। दरवाज़ा बंद करने के बाद उन्होंने सावधानी से अपनी अंगूठी से 1 दर्जन से ज्यादा डिब्बे निकाले और हर एक का परिचय दिया। कुल 12 औषधियां, सभी मार्शल आर्ट योद्धा की आदिम सच्ची शक्ति बढ़ाने के लिए थीं। क्योंकि शौर्य ने सबसे अच्छी मांगी थी, इसलिए संख्या आधी हो गई थी। कोई भी कल्पना कर सकता है कि इन औषधियों की कीमतें कितनी ज्यादा होंगी। सबसे बड़े डिब्बे में एक ऐसी औषधि थी जिसका बाजार मूल्य 12 लाख अंक था, जो 10 लाख अंकों वाले नीले अजगरफल से भी 20% महंगी थी। दूसरा टुकड़ा 9 लाख अंकों का था, तीसरा 8 लाख अंकों का। बाकी 9 चीजें उतनी महंगी नहीं थीं, पर फिर भी हर एक की कीमत 3 लाख से ऊपर थी। भाईली, हमारे संघ का साथ देने के लिए धन्यवाद। अध्यक्ष की मंजूरी के साथ हम आपको अतिरिक्त रूप से 3 लाख अंकों की एक औषधि दे रहे हैं जो आदिम सच्ची शक्ति ही बढ़ाती है। हुआ जून मुस्कुराए और अपनी अंगूठी से एक और डिब्बा निकाला और खुद ही उसे खोला। यकीनन वह वैसी ही थी जैसी पिछले डिब्बों में थी। चूंकि ऐसी बात है तो मैं मना नहीं करूंगा। शौर्य थोड़ा मुस्कुराया। अगर वह बाजार से खरीदता तो उसे 12 टुकड़ों के लिए उतनी ही राशि खर्च करनी पड़ती। सीधे हुआ जून से खरीदने पर उसे 13 टुकड़े मिले, बुरा सौदा नहीं था। हा। हुआ जून जोर से हंसे, उन्हें इसकी आदत हो गई थी। भाईली, मुझे पता है आपका समय कीमती है, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर किसी दिन अमरगढ़ की रक्षा नहीं हो पाए और आपके पास जाने के लिए कोई जगह न हो तो हमारा संघ हमेशा आपका स्वागत करेगा। ठीक है, अगर वह दिन आया तो मैं इस पर विचार करूंगा। शौर्य ने सिर हिलाया, औषधियां पैक की और बाहर निकल गया। शौर्य जागृत संघ से निकला और कोठी की ओर चल दिया। पिछली बार के मुकाबले समाज के प्रवेश और निकास द्वारों पर सुरक्षाकर्मी कई गुना बढ़ गए थे और उनमें से कुछ नाड़ी शोधन स्तर के योद्धा थे। उसने अपना प्रवेश पत्र निकाला और बेफिक्र होकर अंदर चला गया। समाज के अंदर भी स्पष्ट रूप से ज्यादा लोग थे।
शायद इसलिए क्योंकि वह अपरिचित लग रहा था, कई लोग उसे गौर से देखने के लिए रुके। शौर्य ने ध्यान नहीं दिया और अपनी खरीदी हुई कोठी की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने वाला था, पीछे से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज़ आई। माफ़ कीजिएगा मित्र, क्या मैं आपका थोड़ा समय ले सकता हूँ? बोलने वाला 40 के आसपास का व्यक्ति था, उसका लहजा बहुत विनम्र था। उसके पीछे भी कुछ लोग खड़े थे। क्या बात है? शौर्य मुड़ा और बिना किसी भाव के उनकी ओर देखा। मित्र, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, अधेड़ व्यक्ति ने जल्दी से समझाया। हम सब यहीं पास में रहते हैं। हमें लगा कि यह घर अभी तक बिका नहीं है, पर पूछताछ करने पर पता चला कि यह काफ़ी पहले बिक चुका है। बस मालिक यहाँ नहीं रहते थे। आप ही इस घर के मालिक हैं, है ना? हाँ, शौर्य ने सिर हिलाया। कुछ और उसके पीछे खड़े लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, ये सोचते हुए कि यह आदमी तो बड़े नखरे दिखा रहा है। ये है कौन? कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्य रूप से हम आखिरकार आपसे मिले तो हम अपना परिचय देना चाहते थे, अधेड़ व्यक्ति ने बिना बुरा माने खुशी से कहा। जानवरों के हमले के कारण शहर में भीड़ बढ़ रही है। कई जगहों पर अफरा तफरी मच रही है। एक ही समाज में रहते हुए भविष्य में अगर कुछ होता है तो हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। समझ गया, शौर्य ने कहा और फिर दरवाज़ा खोला, अंदर चला गया और उसे बंद कर लिया। आर्यन भाई, उस आदमी का मिजाज तो बहुत तेज है। किसी ने शिकायत की, आप सच्ची शक्ति वाले योद्धा हैं, फिर भी वह आपसे ऐसे बात कर रहा है। बिल्कुल, उसकी आंखें तो जैसे आसमान पर हैं। ठीक है, अधेड़ व्यक्ति ने उन्हें रुकने का इशारा किया और कहा, शायद उसे कुछ ज़रूरी काम हो और हमने उसे यहाँ आकर परेशान किया हो। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। वह मुख्य रूप से ये देखने आया था कि यहाँ रहता कौन है। अब जब शहर की स्थिति और भी बिगड़ रही थी, उसने सुना था कि कई खाली घरों पर कुछ बुरे इरादे वाले लोगों ने कब्जा कर लिया था। बेशक उन समाजों की सुरक्षा व्यवस्था पुष्प वाटिका जैसी नहीं थी, घर की कीमतों में लगभग 10 गुना का अंतर था। जाने से पहले वह एक बार फिर देखने के लिए मुड़ा, फिर चला गया। भले ही बाहर के लोगों ने अपनी आवाज़ें दबाने की कोशिश की, शौर्य ने उनका एक एक शब्द सुन लिया था। उसने कंधे उचकाए और अपनी स्थानिक अंगूठी खोली और संघ से खरीदे गए 13 डिब्बे निकाले। इनमें से सबसे सस्ता डिब्बा खरीदने के लिए भी 3 लाख अंकों की ज़रूरत थी, जबकि सबसे महंगा 12 लाख का था। अफसोस की बात है कि ये अंक अगर युद्ध कला सीखने में इस्तेमाल होते तो मेरी तैयारी का समय कई दिन कम हो जाता। उसने मन ही मन आह भरी। हालांकि समय की कमी थी। अगर वह तकनीकें खरीद भी लेता तो उन्हें 2 दिनों में पूरा करना असंभव होता। इसके बाद उसने बाईं ओर का डिब्बा उठाया और उसे खोला। तुरंत एक तेज खुशबू हवा में फैल गई। डिब्बे के अंदर हथेली के आकार का अंडे जैसा फल था, जिसका बाहरी हिस्सा सुनहरा था, जो एक नाशपाती जैसा लग रहा था। पर वह नाशपाती नहीं थी, इसे स्वर्ण पुष्प फल कहा जाता था। शौर्य ने एक निवाला लिया और उसके मुंह में मिठास घुल गई। कुछ ही निवालों में उसने पूरा फल खत्म कर दिया और फिर अपने अंतरफलक पर नजर डाली। उसकी आदिम सच्ची शक्ति लगभग 200 अंक बढ़ गई थी। यकीनन 3 लाख अंकों का स्वर्ण पुष्प फल इसे इतना ही बढ़ा पाया। पहले मिले समान औषधियों का भी लगभग इतना ही असर हुआ था। ध्यान से सोचने पर यह तर्कसंगत लगा। बहुत समय पहले उसने जागृत संघ के स्टोर में एक अभ्रक फल खरीदने के लिए 20,000 अंक खर्च किए थे। वह फल योद्धा की स्रोत सच्ची शक्ति को थोड़ा बढ़ा सकता था। एक खाने के बाद उसकी स्रोत सच्ची शक्ति 1000 अंक बढ़ गई थी, जिसे अगर आदिम शक्ति के अनुपात में बदलें तो वह 10 अंक होती थी। उसने जो स्वर्ण पुष्प फल अभी खाया, उसकी कीमत अभ्रक फल से 15 गुना थी। सिद्धांत रूप में इसे उसकी आदिम सच्ची शक्ति लगभग 150 अंक बढ़ानी चाहिए थी। हकीकत में इसने 200 अंक बढ़ाए, 50 अंक अतिरिक्त, जो एक सुखद आश्चर्य था। दुर्भाग्य से अगले कुछ स्वर्ण पुष्प फलों का उतना असर नहीं होगा। शौर्य ने फीकी मुस्कान दी और दूसरा डिब्बा खोला, जल्दी से दूसरा स्वर्ण पुष्प फल खत्म कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, दूसरे फल ने केवल 180 अंक बढ़ाए, पहले के असर का 90%। वह पहले से तैयार था और उसने तीसरा फिर चौथा फल निकाला। 5वें डिब्बे में इस बार एक लंबा फल था, हाथ की लंबाई जितना, 2 उंगलियों जितना मोटा, हल्की हरी त्वचा के साथ। शौर्य मन ही मन सोचने लगा कि यह तो खीरे जैसा लग रहा है। क्या ये कोई बदला हुआ खीरा था? उसने एक निवाला लिया। ये कुरकुरा और हल्का मीठा था, जिसने उसे खाने के लिए उकसाया। बुरा नहीं है। शौर्य इसे खत्म करने के बाद धीरे से बुदबुदाया। ये भी सस्ता नहीं था, इसकी कीमत 4 लाख अंक थी। उसने अपने अंतरफलक पर देखा। इस बार उसकी आदिम सच्ची शक्ति लगभग 300 अंक बढ़ गई। इसका परिणाम पिछले स्वर्ण पुष्प फलों से बेहतर था। शौर्य बिना किसी हड़बड़ी के खा रहा था। आखिरकार ये औषधियाँ काफ़ी महंगी थीं, वह इन्हें किसी जानवर की तरह बस निगल नहीं सकता था कि स्वाद का पता ही न चले। बेशक इनमें से हर एक का स्वाद काफ़ी अच्छा था। अंत में 13 औषधियों में से केवल आखिरी बची थी, वही जिसकी कीमत 12 लाख अंक थी।
शौर्य ने डिब्बा खोला और एक बैंगनी फल देखा जो एक बोतल के ढक्कन के आकार का था। यह एक बड़े अंगूर जैसा लग रहा था। उसने फल निकाला और सोचा, क्या वाकई यह 12 लाख अंकों का खजाना है? पर वह जानता था कि अध्यक्ष हुआ ऐसे मामलों में कभी धोखा नहीं देंगे। चलिए इस बैंगनी अमृत के असर को परखते हैं। उसने अपना मुंह खोला और औषधि अंदर रखी, उसे दांतों से दबाया और समृद्ध रस बाहर निकलने दिया, जिससे उसका मुंह महक उठा। इसका स्वाद इतना अच्छा था कि वह भूल ही गया कि उसने उसे कब निगल लिया। ओह हाँ, सच्ची शक्ति! शौर्य चौंक गया और जल्दी से पटल की ओर देखा। पता चला कि उसकी आदिम सच्ची शक्ति 800 अंक बढ़ गई थी। बिल्कुल सही। शौर्य थोड़ा मुस्कुराया, ये जानकर कि अध्यक्ष हुआ ने धोखा नहीं दिया था। आदिम सच्ची शक्ति के 800 अंक, इसका क्या मतलब था? उसने सोनगढ़ परिवार के पूर्वज के सत्व को सोखा था, जिससे उसकी शक्ति 3000 अंकों से ज्यादा बढ़ी थी। सोनगढ़ परिवार के मुखिया जयंत ने केवल 6 से 700 अंकों का योगदान दिया था। एक बैंगनी अमृत सोनगढ़ के पूर्वज के 1/4 या जयंत से भी ज्यादा के बराबर था। बेशक वह औषधि की शक्ति को तुरंत सोख सकता था, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता था। इसके विपरीत अगर दूसरे उसकी नकल करते और बैंगनी अमृत को पूरा निगल लेते तो वे अपनी मौत को बुलावा देते। उदाहरण के लिए जयंत को ही लें। उसके शरीर में शौर्य द्वारा सोखी गई शक्ति से थोड़ी ही ज्यादा शक्ति थी, पर अगर वह पूरा बैंगनी अमृत खाने की हिम्मत करता तो वह तुरंत फट जाता और मर जाता। क्योंकि मानव शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं। ये वजन उठाने जैसा है। कोई व्यक्ति 200 किलो का भार उठा सकता है। 5 या 10 किलो और जोड़ें तो वे शायद दांत पीसकर संभाल लें। 20 या 30 जोड़ें तो वे शायद आधा सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। 50, 100 या 200 किलो जोड़ें तो ये जानलेवा होगा। दिव्य औषधियों का सेवन भी इसी सिद्धांत पर चलता है। अगर आपके शरीर की आदिम सच्ची शक्ति 7 से 800 अंक है तो एक स्वर्ण पुष्प फल खाना प्रबंधनीय है। पर्याप्त समय मिलने पर औषधि की शक्ति को पूरी तरह बदला जा सकता है, पर पूरा खरबूजा खाना भारी पड़ेगा और अगर नियंत्रण खो गया तो फल बर्बाद होगा और अपनी शक्ति भी कम हो जाएगी। बैंगनी अमृत खाना तो आत्महत्या जैसा होगा। इस प्रकार प्रचुर संसाधनों वाले बड़े परिवारों को भी धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। अगली औषधि लेने से पहले पिछली को पूरी तरह पचाना पड़ता है। शौर्य ने पटल पर देखा। स्तर सच्ची शक्ति स्तर दूसरा चरण 7.83%। सच्ची शक्ति 9,40,052 13,804.75 जोड़ 6,710%। अनुभव स्तर 29/1 अरब। संविधान 3,51,900। बल 2,72,000। फुर्ती 91,600। आत्मिक शक्ति 32,68,600। संभावित अंक 50 लाख। अनुभव अंक 13 करोड़। जब उसने जाह्नवी नगर मार्शल आर्ट संघ छोड़ा था तब उसकी आदिम सच्ची शक्ति ने 10,000 अंकों का आंकड़ा पार किया था और अब कुल आदिम सच्ची शक्ति बढ़कर लगभग 14,000 अंकों तक पहुंच गई थी। दूसरे शब्दों में उन औषधियों ने उसकी आदिम शक्ति को लगभग 4,000 अंक बढ़ा दिया था। यह एक आकाश और पृथ्वी स्तर के योद्धा की शक्ति सोखने से भी ज्यादा था। पर बुरी खबर यह थी कि इतनी बढ़ोतरी के बावजूद कुल शक्तिमान भी 1 अरब के करीब पहुंच गया था। यह अभी भी प्राण क्षेत्र और शक्ति सागर का 10% भी नहीं था। उस 50% के लक्ष्य की तो बात ही छोड़ दे जो उसने तय किया था। सिर्फ 1 अरब सच्ची शक्ति विशाल आत्मिक प्रहार को लगातार 9 बार उपयोग करने के लिए ही काफी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दुश्मन मरेंगे। शौर्य ने गहरा माथा सिकोड़ा। उसे विश्वास नहीं था कि सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने वाले उन दानवों के पास अपनी सुरक्षा के लिए कुछ तरकीबें नहीं होंगी। सोनगढ़ परिवार के 7वें पूर्वज की तरह उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए विशाल आत्मिक प्रहार का लगातार 4 बार उपयोग करना पड़ा था। ध्यान रहे, गंभीर रूप से घायल, मारा नहीं था। सोनगढ़ के बाकी 2 पूर्वज आकाश और पृथ्वी स्तर के मंझले योद्धा थे। उनकी शक्ति और भी ज्यादा थी। 1 अरब शक्ति शायद उन दोनों को मारने के लिए काफी हो अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो। पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। शौर्य ने आह भरी। पटल पर नीचे देखते हुए उसने देखा कि औषधियों के कारण उसके संविधान, बल और फुर्ती में भी थोड़ा सुधार हुआ था। अनुभव अंक सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य थे। दुर्भाग्य से कई तकनीकें अभी भी पूरी हो रही थीं और कल तक वे खुल सकती थीं। उसने अपनी नज़र हटाई और आसमान की ओर देखा। अंधेरा होने में अभी 1 या 2 घंटे बाकी थे। उसके पास कुछ समय बचा था। जरूरत पड़ने पर वह रात में भी दिव्य औषधियों की तलाश जारी रख सकता था। रात में जंगल खतरनाक था, पर तुलनात्मक रूप से जब तक उसका सामना दानव राज स्तर के जीवों से नहीं होता, उसे लगता था कि भाग निकलना उतना मुश्किल नहीं होगा। तो चलिए जारी रखते हैं। एक विचार के साथ उसने मेज पर रखे खुले डिब्बे अपनी स्थानिक अंगूठी में रखे और बाहर चल दिया। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचने वाला था, अचानक उसका फोन बज उठा। शौर्य ने फोन निकाला। यह असाधारण समय था, कोई भी फोन महत्वपूर्ण हो सकता था।
उम्मीद है कि यह कोई बुरी खबर नहीं है। उसने स्क्रीन पर नज़र डालते हुए सोचा। वयोवृद्ध वांग का नाम देखकर उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। वह पहले थोड़ा चिंतित था जब वयोवृद्ध वांग नहीं मिल रहे थे। भले ही सैद्धांतिक रूप से वयोवृद्ध वांग जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को कुछ नहीं होना चाहिए था, फिर भी हमेशा एक अगर बना रहता है। शुक्र है, वयोवृद्ध वांग ने इस समय फ़ोन किया। उसने तुरंत फ़ोन उठाया। नमस्ते वयोवृद्ध वांग, क्या आप ठीक हैं? हा, वयोवृद्ध वांग गर्मजोशी से हंसे। मुझे भला क्या हो सकता है? मैं अमरगढ़ वापस आ गया हूँ। तुम अभी कहाँ हो? विजयगढ़, शौर्य ने जवाब दिया। मैं यहाँ अपनी सच्ची शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ दिव्य औषधियों का आदान प्रदान करने आया था। ये सही है। वयोवृद्ध वांग ने सिर हिलाया, फिर जिज्ञासा से पूछा, वे कितनी प्रभावी रहीं? ठीक ठाक, पर अभी भी मेरे शक्ति सागर को भरने से बहुत दूर हैं। शौर्य ने बेबसी से कहा। अभी भी दूर? वयोवृद्ध वांग दंग रह गए। उन्हें लगा था कि शौर्य का शक्ति सागर अब तक लगभग भर चुका होगा। आखिर शौर्य ने वह कर दिखाया था जो वयोवृद्ध वांग भी नहीं कर सकते थे। अलग अलग स्तरों के बावजूद 2 आकाश और पृथ्वी स्तर के योद्धाओं को मार गिराया था। फिर भी उसने सहजता से कहा कि उसका शक्ति सागर अभी भी बहुत खाली था। तुम्हारे शक्ति सागर में अभी कितनी सच्ची शक्ति है? वे पूछे बिना नहीं रह सके। वो शौर्य थोड़ा हिचकिचाया, पर सच बता दिया, केवल 10% भरा है, 90% खाली है। क्या? वयोवृद्ध वांग चिल्ला उठे। सिर्फ 10%? क्या तुम्हें यकीन है कि यह पूर्णता से 10% दूर नहीं है? नहीं वयोवृद्ध वांग, इसमें 90% की कमी है, शौर्य ने धीरे से कहा। उसने यह इसलिए कहा क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद वयोवृद्ध वांग के पास कोई समाधान हो। समय कम था, अतिरिक्त विकल्प होने का मतलब था ज्यादा उम्मीद। तुम थोड़ी देर हकलाने के बाद वयोवृद्ध वांग ने आखिरकार पूछा, क्या तुम वाकई सच्ची शक्ति स्तर के चौथे चरण में हो? उनके समय में चौथे चरण के योद्धा दुर्लभ नहीं थे। जो स्वर्ग स्तर की गोलियां बना सकते थे, वे कभी कम पर समझौता नहीं करते थे। कुछ चौथे चरण के योद्धा वाकई आकाश और पृथ्वी स्तर के योद्धाओं से बराबरी का मुकाबला कर सकते थे, कुछ तो उनसे आगे भी निकल जाते थे। वे शौर्य को उन्हीं में से एक मानते थे। अगर 1000 साल पहले की बात होती तो शौर्य निश्चित रूप से अपने युग का एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति होता। पर उन्होंने यह नहीं सोचा था कि शौर्य के शक्ति सागर में केवल 10% शक्ति थी। शायद उसका कोई उदाहरण नहीं था, शायद वह सच्ची शक्ति के 5वें चरण में था। अगर वह अपने शक्ति सागर के बाकी 90% को पूरी तरह से भर सके तो शायद वह पूरी दुनिया को हिला सकता था। ठीक है ना? आर्यन ने आजमाते हुए पूछा। है? वयोवृद्ध वांग की मुखाकृति सिकुड़ गई। आर्यन, मेरे लंबे अनुभव से कहता हूँ, तुम निश्चित रूप से सच्ची शक्ति के चतुर्थ स्तर पर नहीं हो, बल्कि पंचम स्तर पर हो। सच्ची शक्ति का पंचम स्तर? आर्यन आश्चर्य से चिल्लाया। बिल्कुल सही। वयोवृद्ध वांग ने गहरी सांस ली। सच्ची शक्ति का चतुर्थ स्तर प्रारंभिक देवमानव स्तर के योद्धाओं से लड़ सकता है, यहाँ तक कि उन्हें मार भी सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब शक्ति सागर लगभग भरा हो। पर तुमने कहा कि तुम्हारा शक्ति सागर केवल 1 दशमांश भरा है। अगर यह पंचम स्तर नहीं है तो क्या है? आर्यन ने भी मन ही मन अपनी शांति खो दी। उनके जमाने में भी कोई सच्ची शक्ति के पंचम स्तर पर नहीं पहुंचा था। चतुर्थ स्तर तक पहुंचने के लिए भी आत्मविश्वास और प्रचुर संसाधनों की जरूरत पड़ती थी। नहीं तो तृतीय स्तर के योद्धा सच्ची शक्ति जमा करते रहते, जबकि अन्य सीधे आगे बढ़ जाते। सफलता मिलते ही दोनों के बीच ताकत का अंतर विशाल हो जाता। तुम शक्ति सागर भरते रहो, अन्य आकाश पृथ्वी मूल शक्ति सोखकर प्राण क्षेत्र बढ़ाते। सचमुच ऐसा ही है। आर्यन को एहसास हुआ, फिर कड़वी हंसी हंसी। अगर ऐसा है तो देवमानव स्तर पर पहुंचना और मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। वयोवृद्ध वांग ने सिर हिलाया। उन्होंने गुप्त स्थान से देवजाल मूल लाकर शौर्य की बहुत मदद की सोची थी, पर शौर्य सच्ची शक्ति के पंचम स्तर पर था। ये देवजाल मूल अब कम काम आएगा, सिवाय गुप्त स्थान पर फिर जाना और बाकी मूल खोदना, लेकिन इससे उनकी अपनी जान को जोखिम। हाँ वयोवृद्ध वांग, आप पहले कहाँ गए थे? मैं बताने ही वाला था। वयोवृद्ध वांग कड़वी हंसे। तुम्हें अकेले शहर की रक्षा करते देखा, इतना दबाव, सोचा गुप्त स्थान पर जाकर कुछ स्वर्गीय सामग्री लाऊं। जल्दी लौट आता, इसलिए नहीं बताया। क्या? शौर्य चौंका। वयोवृद्ध वांग, आप मेरे लिए स्वर्गीय सामग्री लाने गए? हाँ, दुर्भाग्य से एक ही लाया जो ज्यादा मदद न करे। वयोवृद्ध वांग ने आह भरी। वयोवृद्ध वांग, ऐसा न कहें, एक ही काफी है। शौर्य भावुक हो गया। वयोवृद्ध वांग अमरगढ़ आए तो शौर्य की बहुत मदद की, शौर्य ने उनके लिए कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं। वयोवृद्ध वांग मुस्कुराए। आज रात लौटोगे न? लौटने पर वह रत्न दवा दूंगा। हाँ, थोड़ी देर में लौटूंगा। शौर्य को कुछ याद आया, उत्सुकता से पूछा। वयोवृद्ध वांग, मुझे लगा आपने गुप्त स्थान का जिक्र किया जहां वह रत्न दवा लाए। हाँ, वयोवृद्ध वांग ने समझाया। मैंने सोचा था देवमानव स्तर पर पहुंचने के बाद बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी ताकत देखते हुए अब समय आ गया। बताए वयोवृद्ध वांग।
शौर्य ने कान खड़े कर लिए। तुम जानते हो, 1000 साल पहले इस भूमि पर कई प्राचीन संप्रदाय थे। कुछ प्रसिद्ध पहाड़ नदियों पर बसे, अन्य लघु जगतों में छिपे। गुप्त स्थान इन्हीं को कहते हैं। वयोवृद्ध वान की आंखों में स्मृति झलकी। उस जमाने में आकाश पृथ्वी मूल शक्ति प्रचुर थी, कई प्रतिभाएं निकलीं। वैभवपूर्ण लेकिन अराजक युग। संप्रदाय बनाम संप्रदाय, संप्रदाय बनाम दरबार, दरबार बनाम विदेशी कबीले, लगातार लड़ाई। अंत में विश्व नष्ट करने वाली जंग हुई। उसमें असंख्य शक्तिशाली मरे। देवमानव स्तर के योद्धा भी निचले पायदान पर थे। देवमानव स्तर के योद्धा निचले पायदान पर। शौर्य की पुतलियां फैलीं। हाँ, देवमानव स्तर के ऊपर दिव्य संवर्धन स्तर, उसके ऊपर युद्ध देवता। वे नियमों पर काबू रखते, हवा बारिश बुला सकते। कई गुप्त स्थान उन्होंने स्थान नियम से बनाए। युद्ध देवता। शौर्य ने गहरी सांस ली। वयोवृद्ध वांग 1000 साल पहले की जंग में युद्ध देवता भी थे। सटीक कहूं तो युद्ध देवताओं ने भड़काए। दिव्य संवर्धन या देवमानव स्तर के योद्धा उनके अधीन थे। वयोवृद्ध वांग ने आह भरी, मैं उस जंग में नहीं था, इसलिए बचा। जो गए, अधिकांश मरे। युद्ध देवता भी, शायद। वयोवृद्ध वांग अनिश्चित थे। उस दिन बाद इस भूमि पर कोई युद्ध देवता न दिखा। उनके अधीन शक्तियां नष्ट हो गईं। अगर जीवित होते तो वंशजों को सताने न देते। सच। शौर्य ने सिर हिलाया। उस जंग ने स्वर्गीय प्रकोप भी बुलाया। प्रचुर आकाश पृथ्वी मूल शक्ति धीरे धीरे गायब हो गई। कई आयु समाप्त होकर बूढ़े मरे। कुछ गुप्त स्थानों में आयु वृद्धि तकनीकों से छिपे, आज तक जीवित। आज के कुलीन परिवार ऐसे ही हैं। तो वयोवृद्ध वांग का गया गुप्त स्थान। शौर्य को समझ आया, वह अलग मामला। वयोवृद्ध वांग बोले, उन गुप्त स्थानों में आकाश पृथ्वी मूल शक्ति प्रचुर, बाहरी परतें यहाँ से दोगुनी, केंद्र की ओर जितना पास उतनी घनी। दुर्भाग्य से कई शक्तिशाली दानव प्राणी या रक्षक हैं। वे मूल रूप से गुप्त स्थान में पाले जाते। जंग के बाद संप्रदाय नष्ट, कई दानव बचे, आक्रामक हो गए। घुसपैठिए को भांपते ही हमला। इस बार 2-3 त्रिमुखी उड़न सौकड़े मिले। अगर तेज न भागता तो खतरे में पड़ जाता। इतने भयंकर। शौर्य ने जीभ ली। वयोवृद्ध वांग मध्य देवमानव स्तर के योद्धा आर्य राष्ट्र में बेधड़क घूम सकते। शौर्य, तुम नहीं जानते, एक त्रिमुखी उड़न सौकड़ा मध्य देवमानव स्तर के बराबर। लोहे का कवच, हथियार न भेदे, आग पानी सहन करे, उड़ सकता, गाड़ सकता। शरीर मात्र 10 मीटर लंबा, पर बाहरी दानव राज स्तर महाबलशाली जीव को आसानी से मार सकता। एक ही सिर दर्द देता, 3 एक साथ आए, थोड़ा लालच किया या धीमा पड़ा तो आज तुम्हें न मिलता। तो ये दानव प्राणी है। शौर्य ने सोचा, 10 मीटर शरीर से कई गुना बड़े दानव राज स्तर को मार दे। अचानक साहसिक विचार आया, इन्हें पकड़ लिया तो आने वाली शहर रक्षा आसान। चूहा शहर जाते समय दानव नियंत्रण तकनीक मिली। चूहा राज ने सेनापति स्तर महाबलशाली जीवों पर काबू किया था। फिर प्राचीन तांबे का सीटी भी था, फूंकने पर आसपास महाबलशाली जीव उन्मादी हो जाते। कोशिश करनी चाहिए। शौर्य उत्साहित हुआ। दानव राज स्तर जैसे कुछ दानव मिले तो 2 दिन बाद दर्जन भर देवमानव स्तर योद्धों से जंग आसान। इससे ज्यादा रुचि गुप्त स्थान की आकाश पृथ्वी मूल शक्ति में। वयोवृद्ध वांग के अनुसार बाहरी परतें 2 गुनी तिगुनी, अंदर गए तो 5-6 गुना। इसका मतलब आकाश पृथ्वी मूल शक्ति सोखकर सच्ची शक्ति में बदलने की गति 3-4 गुना, 5-6 गुना बढ़ेगी। वयोवृद्ध वांग। शौर्य बोला, मुझे उस गुप्त स्थान पर ले चलिए। वयोवृद्ध वांग को उम्मीद थी। शिवताओ ने पहली बार सुना तो उत्साहित हो गया। तब शिवताओ देवमानव स्तर पर नहीं था। कम ताकत से घुसना आत्महत्या। देवमानव स्तर पर पहुंचने पर भी जीवन मरण का खेल, इसलिए चेतावनी दी थी कि मध्य देवमानव स्तर पर पहुंचो तभी योग्य। लेकिन शौर्य अलग, सच्ची शक्ति स्तर पर भी वयोवृद्ध वांग से बेहतर कर गुजार रहे। गुप्त स्थान में घुस सकते। शौर्य, शिवताओ से मार्शल आर्ट संघ की बात सुनी, तुम शीघ्र ताकत बढ़ाने को व्याकुल हो। गुप्त स्थान ताकत तेजी से बढ़ाएगा, देवमानव स्तर संभव। लेकिन वयोवृद्ध वांग का चेहरा गंभीर, खतरे भयानक। आर्य राष्ट्र के कुलीन परिवार भी लंबे समय न ठहरें। तुम्हारी ताकत अच्छी, लेकिन लापरवाही की तो मौत पल भर में। वयोवृद्ध वांग, आपकी चिंता समझता हूँ। शौर्य गंभीरता से बोला, निश्चिंत रहिए, गुप्त स्थान में सावधानी बरतूंगा, लापरवाही न करूंगा। हम समझ गए तो ठीक। वयोवृद्ध वांग ने सिर हिलाया, अभी लौट आओ, मैं तुम्हें गुप्त स्थान ले चलूंगा। ठीक है, अभी लौट रहा हूँ। धन्यवाद वयोवृद्ध वांग। शौर्य आनंदित हो गया। फोन काटते ही बाहर निकला, नगर द्वार की ओर चला जा रहा है। शौर्य के विला से निकलते, दरवाजा बंद करते देख बाहरी लोग आश्चर्यचकित। अभी लौटा और फिर जा रहा, शायद कोई काम, जल्दी लौट आएगा। बाहर हाहाकार मचा है, कहीं जाने को नहीं। हम अपनी चिंता करें, जल्द ही महाबलशाली जीवों का ज्वार आएगा। हाँ, ये व्याकुल दिन कब खत्म होंगे। शौर्य ने इनकी परवाह न की। पहले गुप्त स्थान देखना, हालात भांपना। बहुत खतरनाक तो दानव पकड़ न सका तो स्वर्गीय सामग्री ढूंढते। आधा घंटा बाद अमरगढ़ की रूपरेखा दिखी। तभी शहर से एक आकृति तेजी से आई।
शौर्य ने पहचाना, वयोवृद्ध वांग। दूसरे ने उनकी उपस्थिति भांपी तो उन्होंने भी। वयोवृद्ध वांग। शौर्य रुका, झुका। हाँ, औपचारिकता न करो, उठो। वयोवृद्ध वांग ने हाथ बढ़ाकर उठाया। सच्ची शक्ति से शौर्य की हालत जांची, सामान्य पा शांत हुए। ये लो, खा कर देखो। वयोवृद्ध वांग ने हाथ में वस्तु दिखाए। ये क्या है? शौर्य उत्सुक हो मूल जैसी जड़ को देखा। ये देवजाल मूल है, निम्न श्रेणी का रत्न औषधि, वयोवृद्ध वांग ने समझाया। देवमानव स्तर योद्धाओं के लिए भी बड़ा पूरक। समझ गया। शौर्य ने सिर हिलाया। तो मध्य और उच्च श्रेणी की भी होंगी। ये निम्न श्रेणी का देवजाल मूल पहले खाए स्वर्गीय सामग्री से कितना मूल सच्ची शक्ति बढ़ाएगा। सोचते हुए लिया, काटा। हल्की मिठास मुंह में फैली। स्वाद न अच्छा न बुरा। कुछ कांटों में समाप्त किया, आंकड़े देखे, आंखें चमकी। मूल सच्ची शक्ति 1000 अंक बढ़ी। पहले खाए बैंगनी बोधी से चौथाई ज्यादा प्रभाव, जो 12 लाख की थी। कैसा लगा? वयोवृद्ध वांग ने अपेक्षा से पूछा। बहुत अच्छा, और मिले तो बेहतर, शौर्य ने सच्चाई से कहा। 1000 अंक मूल सच्ची शक्ति से सच्ची शक्ति में आधा प्रतिशत वृद्धि। 200 और मिले तो शक्ति सागर भर जाएगा। बहुत सोचते हो, वयोवृद्ध वांग हताश हंसे। वे खुद यही चाहते। प्रारंभिक देवमानव स्तर के लिए बड़ा पूरक, मध्य देवमानव स्तर के लिए भी प्रभावी, पर्याप्त मिले तो वे भी उत्तराधिकार देवमानव स्तर पर पहुंच सकते। तब मार्शल आर्ट संघ का संकट समाप्त। लेकिन संभव। शौर्य, बार बार न कहूं लेकिन चलने से पहले चेतावनी, ये गुप्त स्थान अत्यंत खतरनाक। एक चूक तो हम दोनों मरेंगे। निश्चित हो। वयोवृद्ध वांग, मैं तैयार हूं, शौर्य बिना हिचक बोला। खतरा जानता हूं, लेकिन कहते हैं न, जो खोया नहीं वो पाया नहीं। सही कहा, वयोवृद्ध वांग ने आह भरी। यह मार्शल आर्ट संघ बचाने का आखिरी मौका था। तैयार हो तो चलो। याद रखो, अंदर पहुंचते ही अति सावधानी। दानव प्राणी मिले तो जल्दबाजी न करो। समझ गया वयोवृद्ध वांग, याद रखूंगा, शौर्य ने तुरंत कहा। मेरे पीछे आओ। इसके साथ दोनों चल पड़े, एक दूसरे के पीछे, दूर की ओर। विजयगढ़, सोनगढ़। विशाल पिछवाड़े में रहस्यमय कंपास आकार की वस्तु शांत तैर रही। चारों ओर सन्नाटा, भयावह एहसास। तब तक तेज कदमों की आहट सन्नाटा तोड़ी। 30-40 साल का मध्यम आयु वाला व्यक्ति द्वार पर पहुंचा। तैरते कंपास को देखा, आंखों में भय चमका, फिर कुछ सोचा, दांत पीसे आगे बढ़ा। सोमगंग को अति आवश्यक कार्य है, दोनों पूर्वजों से भेंट का अनुरोध। बोलने के बाद कुछ न हुआ, जैसे हवा से बात की। सोमगंग को अति आवश्यक कार्य है, दोनों पूर्वजों से भेंट का अनुरोध। दोहराया। 2 सेकंड बाद, क्या कार्य है जो दोनों पूर्वजों को विचलित करे? आवाज गूंजी, जैसे कंपास से, फिर पूरे आंगन से, सर्वव्यापी। चाचा। सोमगंग जैसे डूबता व्यक्ति जीवन रक्षक पकड़ में आया, जल्दी बोला, बड़ी घटना। अति आवश्यक। आंसू बहने लगे। अति आवश्यक, अंदर आकर बता। जी। सोमगंग ने सावधानी से हाथ बढ़ाया। उंगलियां कंपास छुई तो शक्ति ने उसे अंदर खींच लिया। बाहरी को लगा हवा में गायब हो गया। चमत्कारी। सोमगंग को अंधेरा चढ़ा, आंखें खोली तो उद्यान में फूल खिले, सुगंध बसी, धाराएं बहती, मछलियां मस्त। पास ही नक्काशीदार भवन, मंडप, प्राचीन आभा, जैसे चित्र में चल रहे। ये जगह कई बार आए। स्वर्ग जैसा, आकाश पृथ्वी मूल शक्ति बाहर से कई गुना। देवमानव स्तर पहुंचे तो यहाँ अभ्यास बाहर से कहीं बेहतर। लेकिन ये विचार मन में ही, देवमानव स्तर या पूर्वजों को प्रिय न हुए तो योग्य नहीं। थोड़ी देर रहना भी सौभाग्य। तूने अति आवश्यक कहा, क्या है? आगे आवाज आए। बोलने वाला सोमतयेंस जैसा, लेकिन बूढ़ा, झुर्रियां, फिर भी भयंकर उपस्थिति, क्रोधरहित अधिकार। नमस्कार चाचा। सोमगंग ने झुककर प्रणाम किया। ये सोनगढ़ के पूर्व कुलपति, परिवार में पूर्वजों के सबसे प्रिय। कुलपति पद सोमतयेन को सौंपकर यहाँ आए, शीघ्र देवमानव स्तर तोड़ने को। लेकिन अब जो कहने वाले... पसीना छूट गया। प्रतिक्रिया की कल्पना से कांपे। अति आवश्यक कहा था, हिचक क्यों? बाहर फेंक दूं। सोंग लियानफेंग अधीर हुए। चाचा, बोलने से पहले मानसिक तैयारी रखें। सोमगंग ने लारने ली। बकवास बंद, बोल। सोंग लियानफेंग भौहें चढ़ाईं। अभ्यास में विचलन पसंद न। जी। सोमगंग ने होंठ चाटे। चाचा, कल भाई आया था न? तयेन का लड़का। सोंग लियानफेंग चौंके, आंखें ठंडी। हाँ याद। अहुआ को मारा जाह्नवी मार्शल आर्ट संघ का था। तयेन ने मध्य देवमानव स्तर वाले के कारण पूर्वजों से मदद मांगी। अब तक जाह्नवी नगर पहुंचकर लौटने चाहिए। चाचा। सोमगंग गला रुंधा, वे लौट न सकेंगे। क्या? सोंग लियानफेंग स्तब्ध, चिल्लाए, क्या कहा? दोहरा। चाचा, अभी खबर मिली, भाई और सब जाह्नवी मार्शल आर्ट संघ ने बंधक बना लिया। 7वें पूर्वज लापता, उनके साथ गए काल को मौके पर मार दिया। सोमगंग रो पड़ा। सोमतयेन से नाराजगी के बावजूद परिवार थे, ऐसी हालत पर दुख। लेकिन डरावनी बातें बाद की। पुनरुत्थान संघ का काल मरा, 7वें पूर्वज लापता। या तो गंभीर, दोनों साथ विनाशकारी। असंभव। सोंग लियानफेंग खड़े हुए। भूरा, समझता है क्या बोल रहा?
सातवें पूर्वज प्रारंभिक देवमानव स्तर, मध्य देवमानव स्तर को संभाल सकते। जाह्नवी मार्शल आर्ट संघ का वयोवृद्ध वांग मध्य देवमानव स्तर लेकिन औसत ताकत, अन्यथा गुप्त स्थान न होता। सातवें पूर्वज आसानी से निपटते। तय इनकी खबर से शिवताओ बाहर गया, लौटे भी तो पुनरुत्थान संघ का काल साथ। दोनों मिलकर संभाल लेते, लेकिन सोंगगंग दौड़कर कहे कि काल मरा, सातवें लापता, बाकी बंधक। सोंगगंग के मुंह से इसलिए, अन्यथा थप्पड़ मार देते। धड़ाम। सोंगगंग घुटनों पर गिरा, रोया, चाचा भतीजा भालू के साहस भले ही हृदय हो तो भी आपको धोखा न दे। बात फैल चुकी, आर्य राष्ट्र के अधिकांश कुलीन परिवार जानते। पुनरुत्थान संघ को भी शीघ्र पता चलेगा। क्या? सोंग लियानफेंग की आंखें फूलीं। सच? लेकिन कैसे? गहरी सांस ली, शांत हुए, गुस्से से चिल्लाए, बता क्या हुआ? जी चाचा। सोंगगंग ने राहत की आह भरी, जो जानते वही सुनाया। क्या कहा? सोंग लियानफेंग की आंखें बाहर आने को, काल को मारा शौर्य ने। वांग वाला नहीं। हाँ हाँ। सोंगगंग सिर हिलाए, जाह्नवी नगर की खबर से पुनरुत्थान संघ का काल जाह्नवी मार्शल आर्ट संघ के शौर्य ने मारा। शुरू से अंत तक वांग नाम वाला न दिखा। असंभव। सोंग लियानफेंग घूरा, शौर्य तो सच्ची शक्ति स्तर का, 20 साल भी न हुआ। पुनरुत्थान संघ के काल को कैसे मार सकता? स्पष्ट कहें तो उनके सातवें पूर्वज भी एकल मुकाबले में न मार पाते। चाचा, मुझे विवरण न पता, लेकिन अफवाहें ऐसी। सोंगगंग जल्दी बोला, और क्या? सोंग लियानफेंग गुस्से से, बोल दे। और वह शौर्य ने कहा सातवें पूर्वज को भी मारा। सोंगगंग कांपते हुए पूरा किया। यही बाहर डरावना था। सातवें, द्वितीय या षष्ठ पूर्वज सोनगढ़ की आत्मा। एक भी न मरे। एक मरा तो अन्य कुलीनों पर भय कम, आगामी बुजुर्ग परिषद चुनाव में हार। अन्य परिवारों में 3 देवमानव स्तर, सोनगढ़ में 2। योग्य क्यों? द्वितीय और षष्ठ के लिए अस्वीकार्य। 3 भाई 100 साल साथ। एक मरा तो क्रोध की कल्पना। मुंह पर थप्पड़ संभव, असंभव, बिल्कुल असंभव। सोंग लियानफेंग गरजे। सातवें पूर्वज 100 साल जीवित, असंख्य तूफान झेले। जवान लड़के के हाथों कैसे मरे? मजाक, हास्यास्पद। लियानफेंग, तभी दूर महल से बोली आवाज, क्या हुआ जो इतना विकल? सोनगढ़ के पूर्व कुलपति, हमारी वंश परंपरा के भविष्यवाहक, कैसे गुस्सा करते? भविष्य में सोनगढ़ कैसे सौंपें? दूसरे महल से आवाज, पहली से असंतुष्ट। सोंगगंग घुटनों पर कांपा। ये परिवार के 2 अन्य पूर्वज। सोंग लियानफेंग ने महलों की ओर झुककर कहा। लियानफेंग ने अनजाने में दोनों पूर्वजों को विचलित किया। क्षमा करें। बस। शब्द होते ही चमक, लंबे पतले बुजुर्ग सामने। चारों ओर हवा कांपित, छोटे मोटे बुजुर्ग धूसर बालों वाले भी सामने। नमस्कार द्वितीय पूर्वज, षष्ठ पूर्वज। सोंग लियानफेंग ने प्रणाम किया। सोंगगंग घुटनों पर सिर ठोकता रहा। बस। लंबे पतले ने हाथ हिलाया। सोंगगंग पर नजर, तू द्वार रक्षक जूनियर न कल आया था, आज क्यों? बोल, क्या बात? छोटे मोटे ने भी देखा। उनकी नजर दबंग। दोनों पूर्वजों, भयंकर घटना। सोंगगंग रोया। सोंग लियानफेंग को सुनाए वही दोहराया। क्या कहा? छोटे मोटे ने हाथ बढ़ाया। सोंगगंग उछला, गला पकड़ लिया। सातवें पूर्वज लापता। दोहरा। खांसी, खांसी। सोंगगंग का चेहरा लाल, सांस न आ रही। षष्ठ भाई, लंबे पतले बोले, सच न पता, इतना उत्तेजित क्यों? छोड़ दो। हूँ। छोटे मोटे ने छोड़ा। सोंगगंग जमीन पर गिरा। पूर्ण कथा विस्तार से बता। अतिशयोक्ति तो परिणाम जानता, ये नन्हा हिम्मत न करेगा। सोंगगंग डर से कांप गया। जानता था सूचना देने का बुरा अंजाम, लेकिन द्वार रक्षक, अंदर बाहर का सेतु, न बताया तो बदतर। इस बार शब्द सावधानी से चुने। सोनगढ़ के दोनों पूर्वजों के चेहरे काले। बकवास। छोटे मोटे गरजे, सच्ची शक्ति स्तर का साधारण योद्धा सातवें पूर्वज से भिड़े। देवमानव स्तर वाला भी न कर सके। षष्ठ पूर्वज सही कहते। सोंग लियानफेंग सहमत। यह अन्य परिवारों की चाल, झूठी अफवाह फैला सोनगढ़ में फूट डालना। नीचे इरादे। तय इन और सबसे संपर्क किया। सोंगगंग को देखा, किया, कोई उत्तर न। सोंगगंग विनम्र, खबर मिलते ही जाह्नवी मार्शल आर्ट संघ भेजा। शीघ्र समाचार आएगा। निकम्मे। छोटे मोटे ने घूरा, हाथ में मणि तावीज। संपर्क मणि तावीज, मोबाइल जैसी, सूचना भेजे, वीडियो कॉल, स्थान बाधा न। मन से सक्रिय किया। चिकना सतह लहरदार, संपर्क कर रहे। जूनियर के शब्द सच्चे झूठे, सातवें पूर्वज पहुंचे तो स्पष्ट। न संपर्क न करते। बाहर महाबलशाली जीव ज्वार, उनके जमाने से बड़ा खतरा न। समय बीता, लहरें न बदली, छोटे मोटे घबरे। पहले कभी न हुआ, सामान्यतः 1-2 सेकंड में उत्तर। 10 सेकंड। छोटे मोटे सह न सके। सातवां भाई, क्या हुआ? उत्तर क्यों न? सातवां भाई। लंबे पतले और सोंग लियानफेंग के चेहरे बदले। क्या बाहर की अफवाह सच्ची? सातवां सचमुच लापता। विचारते ही लंबे पतले के हाथ संपर्क मणि तावीज। मन से लहरें। 10 सेकंड, कोई उत्तर न। 30 सेकंड, 1 मिनट। लंबे पतले का चेहरा काला। असामान्य का कारण होता। सातवें भाई मुसीबत में।
छोटे मोटे ने घुटनों पर सोंगगंग को देखा, हत्या इरादा साफ। याद आया, यही कल सोंगतयेन समूह को लाया, सातवें भाई उनके साथ गए और लापता, सातवें जीवित तो ठीक, मरे तो यहाँ तक सोंगतयेन समूह सबको थप्पड़ से मार देंगे। पूर्वज क्षमा क्षमा। सोंगगंग आत्मा ओढ़ी, लहसुन पीस सा सिर ठोका, ये नन्हा सच न जानता। बाहर अफवाह सुनी तो सूचना दी। पूर्वज क्षमा, जानता था ऐसा होगा, यहाँ मारा तो सोनगढ़ में कोई विरोध न, लेकिन छिपाया तो बदतर। षष्ठ भाई, इसका क्या लेना देना? लंबे पतले बोले, इसे 8 टुकड़े करो, कुछ न होगा। धन्यवाद पूर्वज, धन्यवाद। सोंगगंग कुछ सेकंड में नर्क द्वार से लौटा। द्वितीय भाई, तुम्हारी बात समझता, लेकिन इससे और सोंगतयेन से जुड़ा। छोटे मोटे ने सोंग लियानफेंग को देखा, अफवाह सच्ची झूठी, सातवें भाई मुसीबत में, अन्यथा संपर्क न तोड़ते। सुरक्षित तो ठीक, हानि हुई तो शामिल सबको न छोड़ूंगा। षष्ठ पूर्वज शांत हों। धड़ाम, सोंग लियानफेंग घुटनों पर। सोंगतयेन और सब लापरवाह, विरोधी ताकत न जांची, धूर्तों के जाल में। लियानफेंग मानता सातवें पूर्वज स्वर्ग रक्षित, मणि तावीज खोया होगा, शीघ्र लौटेंगे, तो हम इंतजार करें। छोटे मोटे ठंडे से हंसे। मैं? सोंग लियानफेंग चुप, निकम्मे। छोटे मोटे पैर ठोका, सोंगगंग को इशारा, न सुना। जाह्नवी मार्शल आर्ट संघ ने तुम्हारे बेटे और सबको बंधक, सातवें लापता, इंतजार करवाना चाहते। सोनगढ़ का खून है क्या? हम अपमानित, बाहर कितने परिवार हंस रहे, तुम्हारे नेतृत्व में सोनगढ़ कितना टिकेगा? षष्ठ पूर्वज, आप सही फटकार। सोंग लियानफेंग सिर ठोका, गलती मानी, लेकिन लियानफेंग सोचता, अभी दौड़े तो विरोधी की इच्छा पूरी। दोनों पूर्वज रुके। मतलब? छोटे मोटे ने आंखें तरेरी। लियानफेंग को संदेह है। सोंग लियानफेंग जल्दी बोला, दोनों पूर्वज जानते जाह्नवी मार्शल आर्ट संघ की ताकत। शिवताओ देवमानव स्तर तोड़ने से पहले केवल वयोवृद्ध वांग देवमानव स्तर, सोनगढ़ से कम। अब शिवताओ प्रारंभिक देवमानव स्तर, सोनगढ़ से भिड़ने का साहस कहाँ? पहले वंशज मारे, सोंगतयेन बंधक, सातवें लापता। सोंगगंग के अनुसार शिवताओं ने संघ भंगकर जाह्नवी नगर में इंतजार। सोचिए, सामान्य व्यवहार। सोंग लियानफेंग ने लार ने ली, मैं उनकी जगह होता तो कम ताकत जान भागता। दोनों सोनगढ़ पूर्वजों की रीढ़ ठंडी, तो पीठाश्रय है, जानबूझकर हमें फंसाने को? लंबे पतले ने पूछा। बिल्कुल। सोंग लियानफेंग सिर हिलाया, एक ही व्याख्या। कोई सोनगढ़ को नष्ट करना चाहता, खुला न कर सके तो जाह्नवी मार्शल आर्ट संघ मोहरा बनाकर ललकार। इसी से सातवें पूर्वज जाल में, अस्थायी लापता। आप दोनों दौड़े तो वही चाल। बेशक लियानफेंग की कल्पना, अतिविचार हो सकता नहीं। लंबे पतले ने हाथ हिलाया, आंखें गंभीर, तुम्हारी बात सही लगती। आर्य राष्ट्र के कुलीन परिवारों में दिखावा शिष्टाचार, वास्तव में प्रत्येक की नीच महत्वाकांक्षा, दूसरे को नष्ट करने को आतुर। जैसे सोनगढ़, सदियों में कई कमजोर कुलीनों को अन्य के साथ मिल बांटा। ये ठीक वही कारण है जिसकी वजह से सोनगढ़ परिवार आज सैकड़ों परिवारों में अलग दिखता है और एल्ड काउंसिल के सदस्य बनने की होड़ में शामिल होने का हकदार बना है। लेकिन इसी महत्वपूर्ण पल में सातवें भाई को एक हादसा हो गया। हादसे का कारण तो बस इतना था कि परिवार का एक छोटा सदस्य मारा गया और अपराधी एक मामूली ताकत से आया था। ये दृश्य उसे बहुत जाना पहचाना लगा, इतना कि इसे ज्यादा जाना पहचाना नहीं हो सकता। मोटे बूढ़े का चेहरा भी बदल गया। वह घबराते हुए बोला, दूसरे भाई, क्या आपका मतलब है कि कोई हमारे सोनगढ़ परिवार को निशाना बना रहा है? घबराओ मत। कुछ लोगों को अपनी ओर देखते पाकर लंबे दुबले बूढ़े ने समझ लिया कि सोनगढ़ परिवार में हर कोई घबरा सकता है, लेकिन वह नहीं, क्योंकि वह परिवार की रीढ़ था। थोड़ी सी चूक और सोनगढ़ का विशाल जहाज डूब जाएगा। अंधेरे में छिपे दूसरे परिवार खून की गंध पाकर मछली की तरह टूट पड़ेंगे और सोनगढ़ को चीर डालेंगे। ये तो सबसे बुरा हालात है। भले ही बात वैसी ही हो, घबराने की जरूरत नहीं। हमारा सोनगढ़ परिवार उन दूसरों जैसा नहीं है। अगर वे हमें गिराना चाहते हैं तो उनके पास दांत होने चाहिए। दूसरे भाई सही कह रहे हैं। मोटा बूढ़ा फिर से अपनी पुरानी उग्रता में आ गया। अगर वे हमारे सोनगढ़ को निशाना बनाने की हिम्मत करेंगे तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर एक को साथ ले जाऊंगा। पास खड़े सोंग युआन के होश उड़ गए। क्या हालात इतने खराब हो गए हैं? एक अदृश्य जाल सोनगढ़ परिवार पर सिमट रहा था। दोनों पूर्वज सही कह रहे हैं। अगर बात वैसी ही है तो लियानफेंग अपनी जान की बाजी लगाने में नहीं हिचकेगा और उस छिपे दुश्मन से आखिर तक लड़ेगा। सोंग लियानफेंग ने भी दांत पीसते हुए कहा। उसके दिल में तो परिवार की सुरक्षा हमेशा खुद से ऊपर रही। आखिर परिवार ने उसे बहुत फायदा दिया था, सोंग तियान की तरह, जो परिवार के लिए जान देने को तैयार था। लेकिन अगर सोनगढ़ में कोई साधारण व्यक्ति या बिल्कुल बेनाम हो तो नतीजा अलग होता। ये सोच रखना काफी है। हमने तुम्हें व्यर्थ नहीं पाला, लंबे दुबले बूढ़े ने कहा, उसकी भवें चिंता से भरी हुई। अब वे खुले मैदान में थे, दुश्मन छिपा हुआ। अगर वे दोनों तुरंत जाह्नवी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन जाएं तो शायद दुश्मन के जाल में फंस जाएं, जैसा लियानफेंग ने कहा।
लेकिन यहाँ कुछ न करना भी विकल्प नहीं था। पहला, सातवें भाई का पता अज्ञात था। अगर जल्दी न ढूंढा तो देर होने पर लाश मिल सकती थी। दूसरा, ये हादसा फैल चुका था। आर्य राष्ट्र के सभी कुलीन परिवार निगाह रखे हुए थे। अगर कोई कदम न उठाया तो दुनिया भर में हंसी का पात्र बन जाएंगे। लंबे दुबले बूढ़े के चेहरे पर चिंता देखकर सोंग लियानफेंग ने खुद आगे कहा, दूसरे परदादा, छठे परदादा, अगर लियानफेंग का शक सही है तो आपकी हरकतें दुश्मन की नज़र में होंगी। बेहतर होगा मैं पहले जाकर खबर इकट्ठा करूं, देखूं क्या हो रहा है। यह ... उद्धरण चिन्ह। दोनों बूढ़ों ने नजरें मिलाईं। उसके शब्दों में दम था। आखिर सातवें भाई तो स्थिति न समझ पाने और लापरवाही में दुश्मन के जाल में फंसे थे न। लियानफेंग, सावधान रहना, लंबा दुबला बूढ़ा ने चेतावनी दी। अगर कोई सोनगढ़ को साजिश रच रहा है तो तुम बाहर निकलते ही तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखेगा। एक चूक और तुम्हारी जान खतरे में। बिल्कुल, मोटा बूढ़ा ने भी सिर हिलाया। दोनों का शुक्रिया। अगर ऐसा है तो लियानफेंग यही चाहता है। दोनों बूढ़े स्तब्ध रह गए, लेकिन जल्द समझ गए। वह खुद को चारा बनाकर छिपे दुश्मन को बाहर लाना चाहता था। बेटा शाबाश। लंबे दुबले बूढ़े का दिल पिघल गया। हाथ पलटते ही हथेली पर एक काली गोली आ गई। दूसरे भाई, आपका मतलब? मोटा बूढ़ा भी भावुक हो गया। सोंग लियानफेंग को एहसास हो गया। वह हैरानी से गोली की ओर देखने लगा। क्या दूसरे एल्ड ये चमत्कार उसे देना चाहते हैं? यह विद्युत गोली कहलाती है। इसमें जबरदस्त ऊर्जा भरी है। फटते ही सैकड़ों मीटर का इलाका उड़ा देगी। विस्फोट के केंद्र में दानव राज स्तर का महाबलशाली जीव भी मिट्टी में मिल जाएगा। सोंग लियानफेंग की आंखें फैल गईं। इतनी छोटी गोली में इतनी ताकत। दानव राज स्तर का महाबलशाली जीव भी आसानी से खत्म। अगर 10-12 ऐसी हों और एक साथ फेंकी जाएं तो दानव सम्राट स्तर का जीव भी उड़ जाएगा या बुरी तरह घायल। मोटा बूढ़ा उसके मन की बात पढ़कर हम्फाया। क्या लगता है इतनी आसानी से मिल जाती है? तुम्हारे दूसरे परदादा के पास तो बस यही एक है। क्या ये? सोंग लियानफेंग कांप गया और झट से मना करने लगा। दूसरे परदादा, ये बहुत अनमोल है। खुद रख लें। ले, क्या लौंडा है तू? लंबा दुबला बूढ़ा ने भौहें चढ़ाईं। तुम सोनगढ़ के नौजवानों में सबसे प्रतिभाशाली योद्धा हो। अगर एक और स्वर्गीय क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट बनेगा तो निश्चित तुम खबर लाने जा रहे हो। हम एल्डर बैठे रहें। विद्युत गोली अनमोल है, लेकिन तुम्हारी जान से कम। दूसरे परदादा, सोंग लियानफेंग की आंखें भर आईं। अरे, रोना बंद कर। उम्र में आ गया है। ले जल्दी। लंबा दुबला बूढ़ा ने याद दिलाया। अगर अजय दुश्मन मिले तो सच्ची शक्ति डालकर प्रतिबंध हटा, दुश्मन की ओर फेंक और भाग। याद रखना, पास मत रहना। किनारे पर भी खतरा। हाँ, लियानफेंग समझ गया। सोंग लियानफेंग ने सावधानी से विद्युत गोली ले ली। उपयोग के बाद नतीजा कुछ भी हो, वापस मत देखना। मोटा बूढ़ा ने जोड़ा, जिसने भी तुम्हें यह इस्तेमाल करने पर मजबूर किया वह तुम्हारे बस का नहीं। बस वापस आकर बता देना, समझे? घमंड मत करना। हाँ, छठे परदादा। सोंग लियानफेंग ने बार बार सिर हिलाया। वह जानता था छठे परदादा का गुस्सा और डांटने की आदत भले बुरी हो, लेकिन दिल साफ था। हम वक्त नहीं गंवाना। जितनी जल्दी पता लगे। लंबा दुबला बूढ़ा ने कहा, सावधान रहना। निश्चिंत रहें, लियानफेंग आपको निराश नहीं करेगा, सच्चाई उजागर करेगा। सोंग लियानफेंग ने दोनों को प्रणाम किया और सोंग युआन के साथ निकास की ओर चला। महल में जगह मुड़ी। दोनों गुप्त क्षेत्र में गायब हो गए। दूसरे भाई, क्या सच में लियानफेंग को अकेले सौंप रहे हो? मोटा बूढ़ा चिंतित होकर बोला, अगर कोई सोनगढ़ को साजिश रच रहा है तो लियानफेंग संभाल ना पाए। मुझे पता है। लंबा दुबला बूढ़ा ने आंखें तरेरी। इसलिए हम भी हरकत करेंगे, लेकिन खुला नहीं, छिपकर। लियानफेंग उनका ध्यान खींचेगा। मोटे बूढ़े की आंखें चमक उठीं। वह बार बार सिर हिलाया। दूसरे भाई सही। वे लोग प्रार्थना करें कि मैं न पता लगा लूं, वरना छोड़ूंगा नहीं। लंबा दुबला बूढ़ा इतना आशावादी नहीं था, क्योंकि वह जानता था वे लोग बिना पूरा यकीन के हरकत न करते। संभव था उनके मौजूदा इंतजाम दुश्मन ने पहले ही भांप लिए हों। फिर भी वह हार न मानेगा। रात ढल चुकी थी। चट्टान पर ठंडी हवा सरसराए। आर्यन ने सीधे अपनी आध्यात्मिक शक्ति फैलाई और पास के आकाश में एक अजीब कंपन महसूस किया। वयोवृद्ध वांग, क्या गुप्त क्षेत्र का द्वार वहां है? हाँ, वयोवृद्ध वांग की आंखों में आश्चर्य झलका। तर्क से स्वर्गीय मानव क्षेत्र न पहुंचे योद्धा आकाश पृथ्वी मूल शक्ति से जुड़ नहीं सकते, इसलिए गुप्त क्षेत्र का पता नहीं लगा सकते। कुछ गुप्त क्षेत्र तो इतने गहरे छिपे होते कि स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धा भी न पा सकें। लेकिन आर्यन के आश्चर्य इतने कि अब हैरान होने का मन न था। वयोवृद्ध वांग कैसे घुसें? अगर गुप्त क्षेत्र में कोई बसा हो तो मालिक की इजाजत के बिना जबरन घुसना पड़ता। लेकिन 800 साल पहले रेड ड्रैगन संप्रदाय का सफाया हो चुका। बस सच्ची शक्ति डालो, द्वार खुल जाएगा। रेड ड्रैगन संप्रदाय। आर्यन ने गुप्त क्षेत्र के द्वार की ओर देखा। वयोवृद्ध वांग कह रहे हैं, अंदर कोई संप्रदाय है। सही।
वयोवृद्ध वांग ने याद किया, रेड ड्रैगन संप्रदाय मेरे जन्म से सैकड़ों साल पहले स्थापित था। संस्थापक एक मार्शल गॉड था, जिसने गुफा स्वर्ग भूमि खोजी और अंदर संप्रदाय बसाया। फिर गायब हो गया। उसके बाद संप्रदाय में कोई मार्शल गॉड न हुआ। कई दिव्य संवर्धन स्तर के विशेषज्ञ थे, कई ताकतों में मध्यम थे, लेकिन बाद में एक अभूतपूर्व युद्ध में संप्रदाय का सफाया हो गया। संप्रदाय प्रमुख से लेकर साधारण शिष्य तक कोई न बचा। इतना क्रूर, आर्यन की पुतलियां सिकुड़ गईं। केवल रेड ड्रैगन संप्रदाय ही नहीं, मार्शल गॉड वाले संप्रदाय भी न बचे। वयोवृद्ध वांग ने सांस ली, जैसे तृतीय यान पर्वत, जो उस समय 3 प्रमुख ताओवादी ताकतों में था, स्वर्गीय राक्षस संप्रदाय के नेतृत्व में 6 प्रमुख राक्षस संप्रदायों ने कत्लेआम किया। नदियां खून से लाल, पहाड़ लाशों के। आज भी वहां आसानी से नहीं जाता। ये सुनकर आर्यन की आंखें चमक उठीं। लगता था वयोवृद्ध वांग को रेड ड्रैगन के अलावा तृतीय यान पर्वत का भी पता था, लेकिन वर्णन से खतरा 10 गुना ज्यादा था। वह भी स्वर्गीय मानव क्षेत्र न पहुंचा। ताकत बढ़ाने के बाद जाना ठीक, अंदर घुसते ही सावधान रहना, वयोवृद्ध वांग ने चेताया। पिछली बार से आधा दिन भी न बीता। वे उड़ने वाले सेंटीपीड जीव अभी भी द्वार के पास होंगे। अगर हमारी गंध पकड़ी तो टूट पड़ेंगे, तब पीछे हट जाना, समझे? समझ गया, आर्यन ने फौरन जवाब दिया। वयोवृद्ध वांग ने हाथ उठाया, सच्ची शक्ति हवा के एक बिंदु पर जमा की। सामने गोल द्वार बन गया, पहले मुट्ठी जितना, जल्दी इंसान की ऊंचाई का। मेरे पीछे आओ, बोलकर वयोवृद्ध वांग कूद गया और हवा में गायब। आर्यन ने पीछा किया। अगले पल पैरों तले ठोस एहसास। नीचे देखा तो बड़ा खाली मैदान, सिर ऊपर किया तो विशाल पहाड़ी द्वार, लेकिन उसकी तख्ती गायब। दोनों ओर खंभे खड़े, दायां आधा टूटा। द्वार के नीचे हरी पत्थरों की राह ऊपर जाती। आर्यन से उलट वयोवृद्ध वांग तनाव में था। चारों ओर निगाह दौड़ाता, उड़ने वाले सेंटीपीड न टूट पड़े। सौभाग्य से कुछ सेकंड बाद कुछ न हुआ। आखिर राहत की सांस ली। आर्यन से बोला, लगता है वे दानव औषधि उद्यान में लौट गए। आर्यन की नज़र दूर तक गई। सोचा वाकई रेड ड्रैगन संप्रदाय कमाल का था। बर्बाद होने पर भी इमारतें नज़रों से ओझल न होती। सबसे दूर पीछे के पहाड़ का रूप दिखा। हाँ, लेकिन पीछे के पहाड़ पहुंचने के लिए बाजू से जाना बेहतर। वयोवृद्ध वांग ने संप्रदाय के अंदर घबराते हुए देखा। संप्रदाय के अंदर खतरा है? आर्यन उत्सुक होकर पूछा। सैकड़ों साल पहले तो सफाया हो चुका था ना? आक्रमणकारियों ने जाल तंत्र तोड़ दिए होंगे, बचे भी हों तो कम। वयोवृद्ध वांग ने उसके मन की बात पढ़ी। बस यही तो खतरे की वजह है। शिष्यों का आक्रोश सैकड़ों साल से लटका है, कौन जाने क्या भूत प्रेत निकल आएं। अगर उनके इलाके में कदम रखा तो मौत का पता न चले। इतना खतरनाक? आर्यन चौंका। रेड ड्रैगन का पहाड़ी द्वार शांत लगता था, लेकिन हकीकत में पीछे के पहाड़ से ज्यादा भयानक। आखिर वयोवृद्ध वांग औषधि उद्यान में खजाने तोड़ने जाता था, लेकिन संप्रदाय के अंदर कदम न रखता। चिंता मत करो, वयोवृद्ध वांग ने सांत्वना दी। वे भूत प्रेत भयानक हैं, लेकिन खास इलाकों में बंधे। उनमें न घुसे तो कुछ न होगा। बस पास मत जाना, वरना उनका आकर्षण अनजाने खींच लेगा। हाँ, वयोवृद्ध वांग। आर्यन लापरवाह न हुआ, सलाह याद रखी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा था। फिर भी ये प्राचीन संप्रदाय कमजोर न थे। दिव्य संवर्धन योद्धा भी गिरे। अगर प्रतिशोधी आत्माएं आध्यात्मिक हमला करें तो सहन कर पाएगा या नहीं, शक था। वयोवृद्ध वांग, पीछे के पहाड़ के वे दानव कैसे आए? उसने उत्सुकता से पूछा। तर्क से यह गुप्त क्षेत्र दुनिया से कटा था। जब तक किसी ने जानबूझकर न लाए तो पहले से ही मौजूद होंगे। वे तो पहले से थे, वयोवृद्ध वांग ने जवाब दिया। रेड ड्रैगन के जमाने में पीछे के पहाड़ में औषधि उद्यान बनाया था, स्वर्गीय सामग्री और धरती के खजाने उगाने को। कुछ दानव पाल रखे थे जो मिट्टी ढीली करें, औषधि को पानी दें। संप्रदाय के विनाश पर ज्यादातर एल्डर शिष्य मारे गए, लेकिन कुछ दानव गहराई में छिप गए, बच गए। सैकड़ों साल प्रजनन से संख्या और ताकत बढ़ी। उड़ने वाला सेंटीपीड तो एक तरह है, और भी कठिन है। मध्य स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धा भी भागें। आर्यन की आंखें फैलीं। मध्य स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धा भागें, मतलब ये दानव दिव्य संवर्धन के बराबर। हाय राम, क्या उड़ने वाला सेंटीपीड सबसे कमजोर है? अब समझे मैंने बार बार सावधान क्यों कहा। वयोवृद्ध वांग मुस्कुराया। भाग्य से स्वर्ग जाल मूल औषधि उद्यान के बाहरी किनारे पर है, बस कुछ उड़ने वाले सेंटीपीड पहरा देते। अगर भूल से भगाए तो लालच न किया और भागे तो कुछ न बिगड़ेगा, लेकिन अंदर गए तो अनिश्चित। मेरे पीछे आओ, बोलते हुए वह पहाड़ी जंगल में दौड़ा, तेजी से। आखिर द्वार के पास सुरक्षित था, लेकिन जंगल गहरा हुआ तो दानव जाग सकते थे। जितना देर उतना मुश्किल। आर्यन तेजी से पीछा किया। संप्रदाय के केंद्र के पास आते ही लगा कोई देख रहा। संप्रदाय हॉल की ओर देखा, कुछ न दिखा। क्या वे भूत प्रेत? आर्यन की रीढ़ में ठंडक दौड़ी। थोड़ा दूर हटा, सामने ही है। वयोवृद्ध वांग के स्वर में खुशी, लेकिन तभी अप्रत्याशित बदलाव। सामने जमीन फटी। एक विशाल सेंटीपीड बाहर कूदा। का शरीर काला, जर्मन की तरह अटूट।
सबसे कमाल 4 जोड़ी पंख मिसाइल की तरह उनकी ओर। बुरा, जल्दी भागो, वयोवृद्ध वांग चिल्लाया और भागा। पहले खजाना तोड़ते समय इन्होंने द्वार तक खदेड़ा था, इतने कम वक्त में दूसरी बार आसान न होगा। धान्य धान्य, जल्दी दो और उड़ने वाले सेंटीपीड जमीन फाड़कर निकले। एक वयोवृद्ध वांग पर, दूसरा आर्यन पर। आर्यन चौंका। 3 उड़ने वाले सेंटीपीड यानी 3 मध्य स्वर्गीय क्षेत्र योद्धा। अभी जीतने का मौका कम। महत्वपूर्ण, वयोवृद्ध वांग भी मौजूद था। हिचकिचाहट के बाद वह वयोवृद्ध वांग के पीछे द्वार की ओर भागा। 3 उड़ने वाले सेंटीपीड पीछा करते रहे। भाग्य से द्वार नजर आ गया, वे अंदर घुसे। नजर धुंधली हुई, चट्टान पैरों तले। वयोवृद्ध वांग, वे उड़ने वाले सेंटीपीड बाहर क्यों नहीं आए? आर्यन ने पीछे उत्सुकता से देखा। उसने सोचा भी था, बाहर आते ही हमला कर देंगे। इनका साइज देखकर बाहर निकलना आसान न। पता नहीं सही कारण, शायद किसी से डरते हैं। वयोवृद्ध वांग ने गहरी सांस ली। तर्क से ये औषधि उद्यान न छोड़ें, लेकिन मालिक न होने से जंगली हो गए। तुमने देखा, पीछे के पहाड़ से द्वार तक खदेड़ा। बाहर दुनिया अनजान लगती, इसलिए बाहर न आते। सही कहा, आर्यन ने सिर हिलाया। वयोवृद्ध वांग, आप ठीक हैं? ठीक हूँ, वयोवृद्ध वांग कड़वी हंसी हंसा। जानता था इस बार पहले जितना आसान न होगा, इसलिए सतर्क रहा। सही था आर्यन, लगता है कुछ दिनों तक अंदर न जाना चाहिए। वयोवृद्ध वांग, मैं अकेले जाना चाहता हूँ, आर्यन ने कहा। क्या? वयोवृद्ध वांग की आंखें फैली। अकेले जाना चाहते हो? हाँ, आर्यन मुस्कुराया। आपके मार्गदर्शन से अब अंदर के खतरे समझ गया। आपने इतना मदद की, फिर आपका जोखिम न लूंगा। मैं अकेले जाऊंगा। वयोवृद्ध वांग भावुक हुआ, फिर साफ मना किया। नहीं, तुम एक बार ही घुसे हो, खतरे कम जानते हो। तुम जाओगे तो मैं साथ जाऊंगा। वयोवृद्ध वांग, सच में जरूरी नहीं, आर्यन ने बेबसी से कहा। ईमानदारी से, खजाना तोड़ने के अलावा मैं 1-2 उड़ने वाले सेंटीपीड पालने की कोशिश करना चाहता हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वयोवृद्ध वांग ने आर्यन को घूरा। सही सुना, उड़ने वाले सेंटीपीड पालना, मध्य स्वर्गीय क्षेत्र के बराबर दानव। वयोवृद्ध वांग, सच कहूँ, चूहा नगर में मुझे दानव पालन कला मिली, पढ़ी। कुछ समझ आया। अगर 1-2 पाल लूं तो खजाना तोड़ना आसान, खुद न करना पड़े। वरना, आर्यन की आंखों में उम्मीद। आपने कहा एक उड़ने वाला सेंटीपीड दानव राज स्तर के महाबलशाली जीव को आसानी से मार सकता। 2-3 हो तो अमरगढ़ की रक्षा मजबूत। सही, वयोवृद्ध वांग कड़वी हंसी हंसा। लेकिन क्या चिंता नहीं कि बेकाबू हो जाएं? मेरे जमाने में कई दानव चलाने वाले खुद ही अपने दानवों से मारे गए। पालना आसान नहीं, कोशिश करूंगा, आर्यन मुस्कुराया। नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा। ठीक है, वयोवृद्ध वांग ने सांस ली। आर्यन का स्वभाव जानता था, फैसला हो तो मन न बदले। सुरक्षा के लिए मैं साथ जाऊंगा, कुछ हो तो मदद कर दूं। ठीक है, परेशानी हुई वयोवृद्ध वांग। आर्यन को मानना पड़ा। उसने फिर सच्ची शक्ति हवा में डाली। गोल द्वार धीरे प्रकट हुआ। सावधान, वे अभी भी आसपास हो सकते, वयोवृद्ध वांग ने याद दिलाया। आर्यन ने सिर हिलाया और द्वार में घुसा। पल भर में दुर्गंध भरी हवा चेहरे पर लगी। वयोवृद्ध वांग सही था, एक उड़ने वाला सेंटीपीड अभी भी पास था। इंसानी गंध पकड़कर हमला। आर्यन के चेहरे पर शांति। 3 होते तो सुरक्षा के लिए भागता, 1 हो तो वयोवृद्ध वांग को कुछ न करना पड़े। उसने उड़ने वाले सेंटीपीड पर नजर जमा, सच्ची शक्ति छोड़ी। हवा में विशाल रक्त लाल हाथ बना, जोर से नीचे चढ़ाया। धान्य, उड़ने वाला सेंटीपीड मारा गया। 10 मीटर गहरा गड्ढा, पूरा शरीर अंदर धंस, लग रहा मरा। लेकिन आर्यन जानता था, न मरा, क्योंकि खोल पर खरोंच न, और शक्ति वही। इसी पल वयोवृद्ध वांग अंदर आया। दृश्य देख हैरान। तभी धन से उड़ने वाले सेंटीपीड बाहर निकला, चक्कर खाता सिर हिलाया। अचानक रक्त लाल विशाल हाथ फिर नीचे चढ़ा। धान्य, हुंकारा मारता सेंटीपीड फिर जमीन में ठूंसा गया। फिर धान्य धान्य धान्य, रक्त लाल विशाल हाथों की बौछार लगातार। वयोवृद्ध वांग ने कहा था ये उड़ने वाले सेंटीपीड मध्य स्वर्गीय क्षेत्र या उससे ऊपर। इसलिए आर्यन ने पूरा जोर लगाया। शुरू से 5 विशाल आत्मा हाथ बुलाए। शरीर में सच्ची शक्ति का मूल्य तुरंत 50 लाख घट गया। विशाल आत्मा हाथ। पास खड़े वयोवृद्ध वांग हैरान चिल्लाए, आंखें आश्चर्य से भरीं। वह जानता था आर्यन की सच्ची शक्ति साधारण सच्ची सार क्षेत्र या कुछ स्वर्गीय क्षेत्र योद्धाओं से अलग। लेकिन जो हैरान किया, वह कला थी। कहा जाता विशाल आत्मा हाथ 2 परम कला के मेल से बनी, शक्ति परम स्तर की। लेकिन समय के साथ वे 2 परम कलाएं अधूरी, अजरमोहर कला भी जो उसने शिवताओं को सौंपी, थोड़ी कमी थी। उनका महारत हासिल कर इतनी परिष्कृत समझ बनाना दूसरी बात। आर्यन ने कैसे किया? 5 विशाल आत्मा हाथों की लगातार चोट से उड़ने वाला सेंटीपीड भी न टिका। खोल के कई स्थान फटे, हरा खून रिसा, मुख्य जबड़ों से भी खून। अवसर मिला, आर्यन ने मन ही मन खुश होकर दानव पालन कला चलाई। जमीन पर कमजोर पड़ा उड़ने वाला सेंटीपीड उत्तेजित हो त्रैश करने लगा, जमीन पीटने लगा। आर्यन ने फिर दानव पालन कला चलाई।
उन्मादी उछलता सेंटीपीड अचानक रुक गया, दूर आर्यन को देखा, मुंह से गर्जना, फिर दौड़ने को। आर्यन मुस्कुराया, एक और विशाल आत्मा हाथ बुलाया। धान्य, विशाल कंपन, उड़ने वाला सेंटीपीड फिर जमीन में ठूंसा, खोल के कई टुकड़े, अंदर मांस खुला। आर्यन सोचने लगा, एक और चोट। दानव पालन कला कमजोर दानव पर सबसे अच्छी। जितना कमजोर, सफलता उतनी। आम तरीका, पहले पीटो, कमजोर करो, फिर पालो। न हो तो फिर पीटो, लेकिन ज्यादा पीट कर मार न डालो, मुश्किल। आर्यन की यही चिंता। सबसे मजबूत खोल टूट चुका, एक और चोट से मर जाएगा। आर्यन, सावधान। तभी वयोवृद्ध वांग की चीख। दो और दानव आ रहे। आर्यन ने देखा, दो विशाल काले सेंटीपीड तेजी से जमीन से निकल रहे, रेत पत्थर उड़ते, पेड़ पत्थरों की तरह। वयोवृद्ध वांग, आप पहले बाहर। आर्यन ने चिल्लाया, फिर दानव पालन कला चलाई। कम मेहनत से अकेला मिला, काफी कमजोर। एक दो चोट और नियंत्रण, ऐसे पल में कैसे छोड़े? क्या? वयोवृद्ध वांग रुका। आर्यन को घायल उड़ने वाले सेंटीपीड पर मुहर बनाते देख समझ गया। अगले पल उसके हाथ में लंबी तलवार हवा में घुमाई, दर्जनों मीटर का विशाल तलवार चक्र दो आने वाले पर। धान्य, धान्य। दो उड़ने वाले सेंटीपीड जमीन फाड़कर बाहर, पंख जोर से फड़फड़ाते। एक वयोवृद्ध वांग पर तेज, दूसरा सीधा आर्यन पर। धत्तेरे। वयोवृद्ध वांग का चेहरा बदल गया। उसका इरादा दोनों को अपनी ओर खींचना था, लेकिन दानव मूर्ख न, एक उसके पीछे, दूसरा आर्यन पर। वयोवृद्ध वांग, जरूर बाहर जाओ। आर्यन भावुक हुआ। दोनों पर तो मुश्किल, एक पर चिंता न। अगले पल उसने अजर स्वर्ण शरीर चलाया, सुनहरा गोलाकार ढाल लपेटी। अजर स्वर्ण शरीर। वयोवृद्ध वांग की आंखें बाहर निकलने को। इसी पल उसके सामने विशैली हवा। वयोवृद्ध वांग फौरन मुड़ा और दूर भागा। मध्य स्वर्गीय क्षेत्र होने पर भी एक एक से पार पाना मुश्किल, लेकिन तुरंत पकड़ न लेगा। अजर स्वर्ण शरीर से वह दानव थोड़ी देर तक नुकसान न पहुंचा सकेगा। बस दूसरे को खींच लूं, वयोवृद्ध वांग ने सोचा, राहत महसूस की। कोई आश्चर्य न कि आर्यन अकेले लड़ना चाहता। अजर स्वर्ण शरीर से तीनों को भी रोकेगा, द्वार तक पहुंच जाएगा। लेकिन इतनी कम उम्र में महारत, कम से कम महान सफलता स्तर। परम कला मानी जाती, कुलीन परिवारों में भी पूरा संस्करण कम। लगता था जानता हूं, लेकिन कुछ नहीं जानता। वयोवृद्ध वांग कड़वी हंसी हंसा। फिर भी और न खंगालने का इरादा न। आखिर किसके पास अवसर न होते। इसी पल दूसरा उड़ने वाला सेंटीपीड आर्यन तक पहुंचा। स्पीड घटने की बजाय बढ़ी, सीधा टकराया। खन, तीखी आवाज। आर्यन वैसे ही खड़ा, हिला तक न। उड़ने वाला सेंटीपीड 100 मीटर पीछे उछला, न जाने कितने पेड़ तोड़े, जमीन पर खाई खींची। फिर भी सिर कठोर। जमीन पर गिरते ही कुछ न हुआ, फिर आक्रामक दौड़ा। आर्यन बेखबर सा, मौका पाकर दूर घायल उड़ने वाले सेंटीपीड पर चोट। वह तुरंत विलाप करने लगा। काला चमकदार कवच पूरा टूटा, घावों से हरा खून बहा, आसपास जमीन हरी। इसकी जान पक्ष कितनी जिद्दी। आर्यन ने मन में ताज्जुब किया। 7 विशाल आत्मा हाथों से गंभीर घायल, पूरी तरह मारने को एक और काफी। बेशक, तब पहले प्रयास व्यर्थ। अगले पल फिर दानव पालन कला। इस बार उड़ने वाला सेंटीपीड संघर्ष बंद। तुरंत आर्यन के मन में कुछ जुड़ा, जिसमें भय, दर्द, आक्रोश। ये वही उड़ने वाला सेंटीपीड। आर्यन समझ गया। मन में आई चेतना उसकी ही। उसका भय और नफरत स्वाभाविक, क्योंकि आर्यन ने घायल किया, एक और चोट से मौत। डरो मत, बुरा इरादा नहीं। आर्यन ने मानसिक बात की। मैं तुम्हें मारना ही नहीं चाहता, लेकिन तुमने पहले हमला किया न। ये सब सबक के लिए, जान लेने को नहीं, चिंता मत। उड़ने वाले सेंटीपीड के भाव स्थिर, नफरत भय कम। सही न। आर्यन ने सांत्वना दी। मारना चाहता तो इतनी बातें करता। यहाँ आराम करो, बाद में आऊंगा। अब शरीर की सच्ची शक्ति लगभग खत्म। 2-3 विशाल आत्मा हाथ ही चले। दूसरे से निपटना बेकार, बेहतर बाहर जाकर सांस ले, शक्ति वापस, फिर बाकी 2 पाल लूं। ये वाला चिंता न। दानव पालन कला से नियंत्रित, दानव की जान मौत उसके इशारे पर, लौटने पर आज्ञा न मानेगा तो क्या। धान्य। एक और जोरदार धमाका। दूसरा उड़ने वाला सेंटीपीड आर्यन से टकराया। कुछ सेकंड में 10 बार से ज्यादा। हार न माना। वयोवृद्ध वांग, बाहर। आर्यन ने आकाश की ओर चिल्लाया। हाँ, वयोवृद्ध वांग ने जवाब दिया, द्वार की ओर दौड़ा। सुशिश। दोनों एक के बाद एक द्वार से बाहर। गुप्त क्षेत्र में 2 उड़ने वाले सेंटीपीड द्वार को देखते, इंसानी भय सा। साथी की हालत देख गर्जना की। कैसा रहा असर? वयोवृद्ध वांग भौंकते हुए पूछा। अगर आर्यन न बताता तो ज्यादा न टिकता। हो गया। आर्यन हंसा। हो गया। वयोवृद्ध वांग की सांस अटकी। सच। उस उड़ने वाले सेंटीपीड को नियंत्रित कर लिया। मध्य स्वर्गीय क्षेत्र के बराबर। एक एक में बुलाया तो 2 बन 1। चिंता मत वयोवृद्ध वांग, अंदर जाकर पता चलेगा। आर्यन हल्का मुस्कुराया, फिर बोला, वापस जाकर आप एक को रोके रखें, दोनों नियंत्रित तो बाकी आसान। का क्या? ये सुन वयोवृद्ध वांग का मुंह खुला। तुम तीनों दानव पालना चाहते हो? हाँ। आर्यन मुस्कुराया, ऐसा मौका दुर्लभ, कोशिश क्यों न करूं।
वरना अमरगढ़ की रखवाली के लिए भूमिगत आने वाले महाबलशाली जीव खत्म। सही, वयोवृद्ध वांग ने सिर हिलाया। आर्यन ने भले गंभीर घायल किया, आधार बाकी। दानव राज स्तर न सही, सेनापति स्तर तो आसानी, एलिट स्तर तो चारा। गुप्त क्षेत्र की समृद्ध आकाश पृथ्वी मूल शक्ति से कुछ दिनों में घाव भरेंगे। दानव का विशेष शरीर, कटे अंग फिर उगते योद्धों से अलग। ठीक, बैठकर सच्ची शक्ति वापस करें, फिर अंदर। शुक्रिया वयोवृद्ध वांग, आर्यन ने धन्यवाद दिया। बिना मदद के बाकी दो पालना नामुमकिन न, लेकिन ज्यादा मुश्किल। एक को भटकाए तो दूसरे पर ध्यान। क्या परेशानी? वयोवृद्ध वांग ने हाथ हिलाया। मैं तो आग खींच रहा, मुख्य तुम्हारा काम। पहली बार हिस्सा, मजा आया। और तीनों पाले तो उनके इलाके के खजाने तुम्हारे, सतर्क रहने की जरूरत न। सही, आर्यन का दिल उत्साह से भर गया। मुख्य उद्देश्य तो मूल सच्ची शक्ति बढ़ाने वाले खजाने। दानव सहायक द्वितीयक, बेशक मारना व्यर्थ, दानव ज्वार में मारने को ढेर सारे महाबलशाली जीव, अनुभव बिंदु की चिंता न। दोनों आमने सामने बैठे, सांस ले शक्ति वापस की। इधर अमरगढ़ में पिछली रातों से उलट आज रात सन्नाटा। महाबलशाली जीवों की गर्जना न, दीवार के नीचे घूमने वाले गायब। कई पहरेदारों ने राहत की सांस ली। पिछली रातों में नीचे घूमते थे, जोर से बोलने की हिम्मत न, सावधानी से चलते, ध्यान न जाए। क्या महाबलशाली जीव लौट गए? कोई सोचा, पहले भी ऐसा हुआ था। अचानक आते, रहस्यमय गायब। नामुमकिन। ऑनलाइन देखा दूसरे शहर डूबे दानव ज्वार में, मौतें अनगिनत, बचे बड़े शहर भागे, बड़े शहरों की दीवारें जल्द। हाय राम, दानव ज्वार इतने भयानक, मध्यम शहर भी न टिके। क्या सोचते हो? यहाँ बैठ चहचहा रहे क्योंकि जागृत संघ के अध्यक्ष ली ने अकेले पिछला ज्वार रोका, वरना किसी महाबलशाली जीव के पेट में शायद खाद्य बनते। उर्र, चारों ओर उल्टी जैसी आवाजें। अरे इतना घिनौना क्यों कहते हो? हाँ, तुम्हारी बात से रात का खाना उगलने को। बस, पास एक कप्तान सा आदमी ने चुप कराया, खुश मत होना, आज रात सन्नाटा क्यों? अस्वाभाविक शांति मतलब मुसीबत, आज रात गड़बड़। क्या आज मुसीबत? नामुमकिन। वे महाबलशाली जीव गए, वापस ना आएंगे न। तुम्हें जितना सरल लगता है उतना है नहीं। भीड़ की बातें सुनकर वह व्यक्ति सिर हिलाकर बोला, तुम सब जानते हो बाहर का हाल। महाबलशाली जीव हर ओर हैं। हमारा अमरगढ़ शहर उनके लिए स्वादिष्ट मिठाई जैसा है, क्या लगता है वे इसे नजरअंदाज कर देंगे? इन शब्दों पर सब चुप हो गए। सच तो ये था कि अगर वे महाबलशाली जीव होंगे तो सामने खड़े मानव शहर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर मेरा अंदाजा सही है तो महाबलशाली जीवों की दूसरी लहर का हमला निकट है। वह व्यक्ति गहरे अंधेरे जंगल की ओर देखकर बुदबुदाया। आज रात कुछ असामान्य लग रही थी। उसे लगातार बेचैनी हो रही थी। तर्क कहता था कि पहली लहर के बाद महाबलशाली जीव जरूर वापस लौटेंगे। दूसरी लहर जल्द आ रही है। फुसफुसाहटें उठीं, सबके चेहरों पर भय दिखा। अगर दूसरी लहर आ गई तो हम डटकर मुकाबला कर लेंगे न। हमारे पास अध्यक्ष ली हैं। हाँ, अध्यक्ष ली इतने शक्तिशाली हैं। उन्होंने अकेले 1 लाख से ज्यादा महाबलशाली जीवों का सफाया किया। उनके रहते हम जरूर टिक जाएंगे। शायद, वह कड़वी मुस्कान के साथ बोला। उसे अध्यक्ष ली की ताकत पर शक नहीं था, लेकिन आखिरकार अध्यक्ष ली भी तो एक ही व्यक्ति हैं। पिछली लहर में 1 लाख से ज्यादा जीव थे, लेकिन अगला हमला लाखों या करोड़ों का हो सकता है। लहर दर लहर हमलों का सामना करने पर एक समय ऐसा आएगा जब वे नहीं टिक पाएंगे और तब अमरगढ़ शहर पल में तबाह हो जाएगा। वास्तव में हमें कुछ दिन और जी लेना ही भाग्य है। एक शांत आवाज आई जब एक व्यक्ति बोला, मैं इस शहर से दर्जनों मील दूर एक गांव में रहता था। गांव की दीवारें महज 3-4 मीटर ऊंची थीं, जो उन महाबलशाली जीवों को रोक ही नहीं सकती थीं। अगर अध्यक्ष ली का आश्रय न मिला होता तो पहली लहर में ही मैं मर गया होता। आज यहाँ खड़ा होकर तुमसे बात कैसे कर पाता? मैं भी अध्यक्ष ली के शहर में मुफ्त रहने की घोषणा सुनकर भागा था, लेकिन मेरे गांव के कई लोग यहाँ न पहुँच सके। अब वे शायद भयानक अंत कर चुके होगा। किसने सोचा था कि इस बार महाबलशाली जीव इतने आक्रामक होंगे? उन्होंने कई मध्यम शहरों को नेस्तनाबूद कर दिया। हमारा अमरगढ़ छोटा सा शहर है, फिर भी अब तक टिका है, ये चमत्कार ही है। सबने सिर हिलाए। वे जानते थे कि ये बस सांत्वना के शब्द हैं, जो खुद को थोड़ा सुकून देते हैं। लेकिन और क्या कर सकते थे? बुरे हाल में जीना ही बेहतर है बजाय अच्छी मौत के। दुर्भाग्य से उनकी ताकत से मध्यम शहर तक पहुंचना मुश्किल था, वहां पहुंचकर भी शरण मिले न मिले। बड़े शहरों के बारे में सोचना तो दूर की बात, तुलना में छोटे शहर में सुरक्षित रहना अपार भाग्य था। माहौल फिर शांत हो गया। सब दूर की ओर देखते रहे, खोए हुए। शहर की दीवार पर कुछ परिचित चेहरे दिखे। ये जयंत, ललित और उनका समूह था। अमरगढ़ की रखवाली में शामिल होने के बाद वे अपनी ड्यूटी पर दीवार पर पहुंचे। जयंत भैया, जो वे कह रहे थे क्या सच हो सकता है? पहली लहर अभी निकली ही है और दूसरी आ रही है। गूजे हैरान होकर बोला, तुम्हें भी नहीं पता? गूजे ने नहीं बताया, या उसे भी नहीं मालूम?
जैसा कहते हैं, सत्ता के करीब रहने वाले को फायदा। गूजे जागृत होने के कारण जागृत संघ में रहता था, उसे उनसे ज्यादा अंदरूनी खबरें जरूर पता होंगी। और भाग्य से अध्यक्ष ली से भी मिल सकता था। मुझे ज्यादा यकीन नहीं। जे ने कुछ नहीं बताया, शायद उसे भी नहीं पता। गूजे ने सिर खुजलाया। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने जयंत की ओर देखा। जयंत, आर्यन का कोई समाचार? याद है गूजे ने कहा था आर्यन का अध्यक्ष ली से अच्छा रिश्ता है। पहले वह दूसरे शहर के जागृत संघ में था, अध्यक्ष ली ने खुद यहाँ लाए। ये सुनकर जयंत ने सिर हिलाया। उसे आर्यन के 2-3 दिन से दर्शन नहीं हुए थे। आर्यन को भी शायद न पता हो। सब परेशान दिखे। मैं कहता हूँ, जान भी ले तो ज्यादा फर्क न पड़े। वित्यान युवान बोला, अभी शहर के आसपास महाबलशाली जीव भरे पड़े हैं। शहर के अंदर रहें, बाहर ना निकलें तो कुछ दिन और जी लें। बाहर निकले तो मौत निश्चित। सच कह रहे हो, लेकिन शहर के अंदर का हाल भी अच्छा नहीं। वितियांगोंग ने सांस ली। सुना है शहर का बारूद खत्म होने को है, बस एक लहर और झेल सकता है। तीसरी लहर आई तो दीवारों पर तोप में मशीनगन महज सजावट बन जाएंगी। यह ... उद्धरण चिन्ह। सब दंग रह गए, बोल न सके। बारूद खत्म हुआ तो क्या तलवार भाले से लड़ेंगे? ये जीवों की खाल मोटी है, गोलियां भी असर नहीं करती। लेकिन वे खुद अलग हैं। महाबलशाली जीवों के चंगुल में फंसे तो अंग भंग ही नहीं, सब खत्म। अच्छी बात यह कि शहर में भोजन की कमी नहीं। चावल न सही, महाबलशाली जीवों का मांस 1-2 माह सबको खिला सकता है। सब ज्यादा चिंता न करें। ललित हंसकर बोला, जैसा कहते हैं, जहां चाह वहां राह। काम बन ही जाएगा। शायद अध्यक्ष ली फिर चमत्कार कर दें। ललित सही कह रहे, जयंत बोला। पहली लहर में अध्यक्ष ली ने अकेले अनगिनत महाबलशाली जीव मार गिराए। सुना है पीछे से कमान संभालने वाले तीनों सेनापति स्तर के जीव भी नहीं बचे। दूसरी लहर आई तो हम सुरक्षित पार लग जाएंगे। सबने एक दूसरे की ओर देखा, सोचते हुए कि ये दोनों हमेशा आशावादी रहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो कितना अच्छा। माहौल फिर शांत। जयंत मुड़ा और शहर के अंदर मार्शल आर्ट्स संघ की ओर देखा। काश आर्यन अभी ठीक हो। उसे झांग रेन से पता चला था कि मार्शल आर्ट्स संघ में आर्यन का मान बहुत ऊंचा है। अध्यक्ष भी उनका सम्मान करते हैं। ये सोचकर उसे गर्व हुआ। माता पिता की सबसे बड़ी इच्छा संतान का उन्नति देखना ही है। आर्यन जितना सफल, वह उतना खुश। शायद आर्यन बाहर महाबलशाली जीवों का शिकार कर रहा हो। ये सोचकर जयंत के चेहरे पर चिंता गहरी हो गई। उसे सुरक्षित रहना चाहिए। अगर एक दिन अमरगढ़ न टिका तो अपना जीवन देकर भी अगर आर्यन परिवार को लेकर बच जाए तो कोई पछतावा न रहेगा। इसी समय अमरगढ़ जागृत संघ में हॉल बहुत शांत था। जागृत लोग भी जल्दी से गुजरते। दूसरी मंजिल पर अध्यक्ष के कार्यालय में क्विंजिन और वॉरसोल दस्ते के सदस्य लंबे सोफे पर बैठे थे। सब चाय पी लो। हुआ जून उत्साहित होकर उच्च गुणवत्ता वाली चाय बना रहा था। पिछले 2 दिनों में शहर में कई महाबलशाली जीव घुसपैठ के मामले हुए। अध्यक्ष के सटीक फैसलों का श्रेय तो था, लेकिन क्विंजिन और टीम की समय पर कार्रवाई से ही रोके गए, वरना शहर में हाहाकार मच जाता। अभी तो महज संपत्ति का नुकसान हुआ, बड़ी बात नहीं। हाँ, अध्यक्ष हुआ, आप खुद चाय बना रहे हैं, हमें बहुत सम्मान मिला। क्विंजिन ने चाय का कटोरा उठाया और सूंघा। ताजगी भरी खुशबू फैली। सच में अच्छी चाय। छोटी मोटी बात। हुआ जून ने हाथ हिलाया, सामने बैठा। चाय पी, गर्म लगी। कप्तान क्विन, इतनी रात गए आए हो, कोई महत्वपूर्ण बात? अध्यक्ष हुआ, बिल्कुल। अध्यक्ष ली के कोई नया आदेश? क्विंजिन ने कटोरा रखा और जिज्ञासु होकर पूछा। आखिरी मिशन के बाद आज सुबह शहर के आखिरी महाबलशाली जीवों का सफाया किया। अगला मिशन जल्द मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं, इसलिए पूछने आए। अभी नए आदेश नहीं हैं। हुआ जून ने सिर हिलाया। वॉरसोल दस्ते के सदस्यों ने एक दूसरे को देखा, निराश हुए। कोई बोला, अध्यक्ष हुआ, अध्यक्ष ली संघ में हैं। ये तो मुझे नहीं पता। हुआ जून कृत्सन हंसा। अध्यक्ष का ठिकाना हमेशा अनिश्चित रहता है। मुझे भी नहीं पता वे कहाँ हैं या क्या कर रहे। कोई जरूरी काम है, मैं संपर्क कर सकता हूँ। उसने फोन निकाला। अध्यक्ष भले लापता रहें, लेकिन संपर्क में रहते। मैसेज देखकर जवाब देते। नहीं, क्विंजिन ने रोका। अध्यक्ष हुआ, जल्दी की बात नहीं। अचानक खाली हैं, बेचैन हो रहे। हाँ, बाकी सहमत हुए। हाल की लहरों से महाबलशाली जीवों का बहुत सामान जमा हुआ। अंकों में बदला तो मिशन पुरस्कार जितना। कुछ और लहरें आई तो खुशी से झूम उठेंगे। ऐसे कम जोखिम उच्च लाभ के अवसर दुर्लभ। वैसे भी वे खुद को दिखाना चाहते। ए लेवल जागृत से अच्छे संबंध भविष्य के लिए लाभदायक। अध्यक्ष ली के चमत्कारों की चर्चा सुनी, प्रशंसा करते। क्वासी एस लेवल बनने की क्षमता। अभी संबंध न बनाए तो कब? समझ गया। हुआ जून ने आदर दिखाया, छुआ गया। ये अमरगढ़ के नहीं थे, फिर भी शहर की चिंता उनसे ज्यादा करते। 1 मिनट भी खाली नहीं बैठना चाहते। निश्चिंत रहो, अध्यक्ष लौटे तो तुम्हारी बात जरूर बताऊंगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद अध्यक्ष हुआ। क्विंजिन ने हाथ मिलाया।
थोड़ी बातचीत के बाद चले गए। जागृत संघ के हॉल से बाहर निकलते ही हरी बालों वाली महिला ने चारों ओर देखा और भौहें सिकुड़ी। अजीब, आज रात इतनी शांति क्यों? एक भी जीव की गर्जना नहीं। बाकियों ने भी महसूस किया, सच, आज रात बहुत शांत। लगता है आसपास के सारे महाबलशाली जीव रातों रात पीछे हट गए। दिन में तो कई घूम रहे थे, रात में सन्नाटा। कप्तान, क्या कोई शक्तिशाली महाबलशाली जीव आया है जिसने बाकियों को भगा दिया? शब्दों से माहौल तनावपूर्ण हो गया। शक्तिशाली महाबलशाली जीव सेनापति स्तर से ऊपर होगा, कम से कम दानव राज स्तर। दानव सम्राट स्तर असंभव। पूरे आर्य राष्ट्र में महाबलशाली जीवों के 3 दानव सम्राट हैं, आर्य राष्ट्र के 3 शीर्ष जागृतों के बराबर। ऐसा आया भी तो छोटे शहर पर नहीं निशाना साधेगा, लेकिन दानव राज स्तर भी भयानक। बी लेवल जागृत होने पर सामान्य सेनापति स्तर के कई जीव संभाल सकते, लेकिन शीर्ष वाले मुश्किल, भारी हानि। दानव राज स्तर से भागना भी नामुमकिन। घबराओ मत, क्विंजिन ने शांत किया। शायद आसपास के महाबलशाली जीवों को सेनापति स्तर के जीवों ने अन्य शहरों पर हमले के लिए भेज दिया। सब सहमत हुए। संभव था, इससे अमरगढ़ को 1-2 दिन राहत मिले, लेकिन उसके बाद और तीव्र हमले। कप्तान, इस असामान्य रात के बारे में अध्यक्ष ली को बताना चाहिए, लाल बालों वाली महिला बोली। अगर सच में दानव राज स्तर का जीव है तो जल्दी निकल लें। अध्यक्ष ली समझेंगे। हाँ, शुरू से ही छोटे शहर पर भरोसा कम था। मध्यम शहर भी लहरें न झेल पाए, छोटा शहर कैसे? कुछ मजबूत व्यक्ति बच सकते, बाकी शहर के साथ डूबेंगे। वे दबाव कम करने आए, मौत के लिए नहीं। ठीक है, लौटकर अध्यक्ष हुआ को फोन कर बताता हूँ। क्विंजिन ने हॉल की ओर देखा, फिर दीवारों की ओर मुड़ा, चिंता से भरी आंखें। क्या महाबलशाली जीव अंधेरे में कुछ षड्यंत्र रच रहे? 1 घंटे बाद आर्यन ने आंखें खोलीं। अमृतत्व कला के प्रभाव से उसके शरीर की सच्ची शक्ति लगभग पूरी तरह बहाल हो चुकी। उसके बदलाव को महसूस कर बगल में बैठे वयोवृद्ध वांग ने भी धीरे आंखें खोलीं, आश्चर्य से। उसने ज्यादा प्राण शक्ति नहीं खोई। पिछली उड़ते सौंकड़ों से लड़ाई में वह आमने सामने न था। एक उड़ते सौंकड़े का ध्यान भटकाया, 1 घंटे से कम में ठीक। लेकिन आर्यन अलग, उसने 2 उड़ते सौंकड़ों से सीधे मुकाबला किया। सच्ची शक्ति का खर्च कल्पना से परे, फिर भी 2 घंटे से कम में पूरी बहाल। आर्यन ने उसके संदेह को भांप लिया और हल्के मुस्कुराए। वयोवृद्ध वांग, अगर तैयार हो तो चलें अंदर। थोड़ा और सांस ले लो। वयोवृद्ध वांग चिंतित। आर्यन ने सिर हिलाया, गुप्त क्षेत्र के छिपे प्रवेश द्वार की ओर देखा। स्थानिक अवरोध से वह नियंत्रित उड़ते सौंकड़े को महसूस न कर सका। चलो, वयोवृद्ध वांग ने सिर हिलाया। जमीन से उठा, प्रवेश की ओर देखा। अंदर घुसने पर पुरानी योजना। मैं एक राक्षस जीव का ध्यान भटकाऊंगा, तुम दूसरे का निपटाओ। ठीक है, कष्ट देने के लिए धन्यवाद वयोवृद्ध वांग। आर्यन मुस्कुराया, उसे उत्साह हो रहा। अगर तीनों उड़ते सौंकड़े नियंत्रित कर लिए तो उनके क्षेत्र में जाकर रत्न औषधि इकट्ठा कर सकता। कुछ नहीं, सावधान रहना, वयोवृद्ध वांग ने चेतावनी दी। गुप्त क्षेत्र में कुछ भी हो सकता। दोनों फिर प्रवेश कर गए। भीतर पहुंचते ही आर्यन को नियंत्रित उड़ते सौंकड़े का आभास हुआ। उसने भी आर्यन को महसूस किया, उसका शिथिल मन तुरंत सतर्क। वयोवृद्ध वांग ने चारों ओर देखा, घायल उड़ते सौंकड़े वाली जगह खाली। लगता है वह भी दूसरे 2 राक्षस जीवों के साथ चला गया। वयोवृद्ध वांग, इस बार विशेष सावधानी बरतें, आर्यन बोला। डर है कि सिर्फ वे 2 उड़ते सौंकड़े ही न हों। वयोवृद्ध वांग का चेहरा बदल गया। क्या मतलब? मैंने अभी नियंत्रित उड़ते सौंकड़े से बात की। उनके क्षेत्र में 5-6 और उड़ते सौंकड़े हैं, प्रारंभिक स्वर्गीय क्षेत्र योद्धाओं के बराबर। वे हमारा इंतजार जानबूझकर कर रहे, घात लगाए हैं। 5-6 और उड़ते सौंकड़े। वयोवृद्ध वांग को राहत मिली। उसके लिए भी घात में फंसना घातक। हाँ, लेकिन ज्यादा चिंता न करें, आर्यन आत्मविश्वास से मुस्कुराया। उसने अपने साथियों के सटीक स्थान बता दिए। वयोवृद्ध वांग, आप सबसे मजबूत 2 को भटकाएं, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक, सावधान रहना। वयोवृद्ध वांग ने राहत की सांस ली। उसने आर्यन के अविनाशी स्वर्ण शरीर की रक्षा देखी। मध्य स्वर्गीय क्षेत्र योद्धा का पूर्ण आघात झेल सकता, प्रारंभिक स्तर तो क्या। हालांकि एक बात मजेदार, उड़ते सौंकड़ों को शायद कभी कल्पना न हो कि उनके बीच गद्दार हो। जल्द ही दोनों पिछाड़ी पहाड़ी पहुंचे। रास्ते में आर्यन को फिर निगरानी का आभास। उसने अनदेखा किया, वे प्रकट हो चुके होते अगर कर सकते। जंगल पार कर पिछाड़ी पहाड़ी पर पहुंचे। एक उड़ता सौंकड़ा भूमिगत छिपा। दोनों ने नजर मिलाई, सिर हिलाए। वयोवृद्ध वांग के हाथ में लंबी तलवार आई, हवा में झुलाई। विशाल तलवार शक्ति भूमि पर प्रहारित। धड़ाम, इस पर भूमिगत उड़ता सौंकड़ा मिट्टी फाड़कर बाहर निकला। तलवार शक्ति से बचा। आसपास छिपे अन्य उड़ते सौंकड़े भी प्रकट हुए, दोनों का मुकाबला करने लगे। 2 वे ही थे जिनसे पहले लड़ाई हुई, प्रत्येक 15 मीटर लंबे, बाकी 5-12 मीटर, प्रत्येक के 6 जोड़े पंख। 7 उड़ते सौंकड़े कभी कभी दोनों को देखते, ज्यादातर आर्यन पर गुस्से से। आर्यन ने ही उनके साथी को लगभग मार गिराया।
अगले पल वयोवृद्ध वांग ने दूसरी तलवार शक्ति प्रक्षेपित की, शुरुआती वाले पर। वह भड़क उठा। मूल लक्ष्य आर्यन था, लेकिन इसकी लगातार उकसाहट असह्य गर्जना के साथ वह वयोवृद्ध वांग पर उड़ा। आर्यन, सावधान, हालात बिगड़े तो पहले पीछे हट जाना, ये कहकर वयोवृद्ध वांग विपरीत दिशा भागा। बाकी 6 उड़ते सौंकड़े हरकत में, सब आर्यन पर। आगे वाला वही जिद्दी जो पहले आर्यन से भिड़ा। शत्रु का सामना विशेष लगता। अगले ही पल आकाश से विशाल रक्त लाल हाथ उतरा, आगे वाले सौंकड़े और उसके पीछे 2 छोटे को धूल में पटक दिया। बाकी 3 ने मौका लपका आर्यन पर झपटे, विशाल जबड़े खोले। खड़ खड़ खड़, धातु की टकराहट की श्रृंखला। तीनों स्वर्ण रक्षात्मक कवच पर जबड़े ठोंके। चिंगारियां उड़ीं, उनके दांत टूटने को, जबड़े निष्फल होने पर पूंछ से प्रहार। आर्यन निर्लिप्त रहा। अगर 15 मीटर वाला लगातार हमला करता तो अविनाशी स्वर्ण शरीर न झेल पाता, लेकिन ये छोटे खतरा न थे। दूर 3 उड़ते सौंकड़े कीर्ति में धंसे, बदरंग। फिर भी 15 मीटर वाला या 12 मीटर वाले ज्यादा घायल न। जैसे ही उठने को, रक्तलाल विशाल हाथ फिर प्रहारित। धड़ाम, इस प्रहार से पीछे 2 छोटे हरे रक्त की उल्टी कर बैठे, आंतरिक चोट। गर्ज, आगे वाला फिर गर्जा। आर्यन के चारों तीनों ने हमले तेज किए, नाखूनों और जबड़ों से स्वर्ण कवच पर प्रहार। दुर्भाग्य से कवच पर खरोंचना। तभी तीसरा विशाल हाथ प्रहारित। पीछे 2 छोटों के कवच फट गए, आभा पहले से कम। आगे वाला और भड़का, लगातार गरजता, जैसे कह रहा, उठने दे, देख लेना। तभी आर्यन के मन में भय की लहर। नियंत्रित उड़ते सौंकड़े से आए। साथियों की दशा देख अपनी पुरानी यातना याद आए। साथ में विनती, आर्यन से दया की गुजारिश, साथियों को न मारें, चिंता मत कर। आर्यन ने सांत्वना दी, मैं उन्हें सबक सिखा रहा, मारूंगा नहीं। फिर मुद्राएं बनाई, नजर पीछे 2 छोटों पर। एक को तुरंत नियंत्रित, दूसरा उग्र। आर्यन चिंतित न, कोण बदलकर अन्य 2 पर विशाल आत्मा हाथ प्रहारित। पिछला कवच टूटा, हरा रक्त बहा, गंभीर घायल। एक और प्रहार तो मौत। आगे वाला हल्का घायल, फिर भी आर्यन पर गरजा। विद्रोही, बहुत विद्रोही। 2 और प्रहारों के बाद डर की झलक। कवच क्षतिग्रस्त, गंभीर न, लेकिन साथी की धीरे धीरे पिटाई याद आए, वैसी ही। अधीनस्थ शुरू से व्यर्थ प्रयास, विरोधी को हानि न। आर्यन ने डर भांपा, कोशिश के मन से पशु वशीकरण कला लगाए। गंभीर घायल होने पर ठीक होने में समय लगता, मदद जरूरी, चोटें कम रखें। जल्द मन में एक और उपस्थिति, आगे वाला उड़ता सौंकड़ा। वह जमीन पर लेटा, स्थिर, भाव जमा और भय पूरी तरह वश में। अच्छा, आर्यन संतुष्ट सिर हिलाया, चारों तीनों पर नजर, अभी भी हमला कर रहे। विचार भेजा। 2 सेकंड में तीनों रुक गए, पास वाले पर आश्चर्य और भ्रम से देखा। समझ न आया, ये शत्रु तो था। साथी को पीटा, फिर हमला क्यों रोका? पास वाला गर्जा, जैसे उसका आदेश है तो रुको, क्यों सवाल? आर्यन ने फिर विचार भेजा। बड़ा वाला कई बार गर्जा। 3 छोटे उत्तेजित, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आर्यन ने आंखें तरेरी। बड़े वाले को 3 छोटों को मनाने को कहा, शांतिपूर्वक नियंत्रित होने को। लेकिन 3 अनिच्छुक, बात की तो कोई फायदा न। थोड़ा और प्रयास, तीनों नियंत्रित। अब एक बचा। आर्यन जाना चाहता, वयोवृद्ध वान पीछा कर रहा होगा, ज्यादा न टिके। लेकिन समस्या, उसके शरीर में सच्ची शक्ति कम। 1-2 घंटे ध्यान कर बहाल कर लौटे। भौहें सिकड़ी, विलंब से परिवर्तन का मुहावरा याद। सुबह होने को, अचानक बोध, पास उड़ते सौंकड़ों पर नजर। आर्यन के आदेश पर वे अनिच्छुक। मजाक, पुराने साथी पर हमला। कैसे? हम। आर्यन का भाव शीतल। पशु वशीकरण कला अत्यंत दमनकारी। नियंत्रित होने पर जीवन मृत्यु नियंत्रक के हाथ। शक्ति अंतर हो तो भी। नियंत्रित राक्षस जीव विद्रोह कर सकता, नियंत्रक संग मर सकता। आर्यन खुद को उचित मानता, लेकिन कभी दृढ़ता दिखानी पड़ती। इन उड़ते सौंकड़ों को मालिक कौन समझना होगा। न माने तो अनुभव अनकों के लिए मार दें। निश्चय ही, मृत्यु धमकी पर झुके। जीवन का मौका मिले तो कौन मरे। आर्यन के प्रति असंतोष बढ़ा। शांत हो जाओ। आर्यन ने भाव महसूस कर सांत्वना दी, मैं बुरा नहीं। इसे रोकने के लिए ऐसा करवा रहा, मारने के लिए नहीं। न करूं तो मेरा वयोवृद्ध मर जाएगा। तुम भी वैसे ही। तुम पहले हमला कर रहे थे, मैं अनिच्छा से कर रहा। उड़ते सौंकड़ों के भाव बदले। असंतोष कम, अपराधबोध बढ़ा। सोचा, सही कह रहे। वे दोनों पर घात लगाए थे। हमला झेलते तो चुप न बैठते। प्रतिघात स्वाभाविक, सही न। आर्यन ने मौका लपका, हमला झेलकर जीतते तो शत्रुओं को चबा जाते न। लेकिन मैं मार सकता था, न मारा न। उड़ते सौंकड़े आभारी। हाँ, वे तो मारते, जैसे पहले क्षेत्र हड़पने वालों को चबाया। लेकिन यह मानव न मार सका। और तर्क भी सुना रहा। सच में अच्छा लग रहा। चलो, आर्यन ने जल्दी की। विलंब से वयोवृद्ध वान गिर सकते। उड़ते सौंकड़ों ने नजर मिलाई, दूसरे वाले स्थान पर उड़े। इधर, कुछ किलोमीटर दूर, वयोवृद्ध वान की सांसें तेज, प्राण शक्ति तेजी से खर्च। पीछे उड़ता सौंकड़ा पीछा कर रहा, आगे वाले को मार गिराने का संकल्प।
इस गति से ज्यादा न टिकूं। उद्धरण चिन्ह। वयोवृद्ध वांग ने आर्यन दिशा देखी। वहां हाल कैसा? आर्यन ने उड़ते सौकड़ों को नियंत्रित किया। तभी उस दिशा से कई तीखी सीटियां, उड़ते सौकड़ों का बड़ा समूह सीधा उस पर। अरे! वयोवृद्ध वांग का चेहरा पीला। ये तो आर्यन रोकने वाले थे, अब उसके ऊपर क्यों? क्या आर्यन को कुछ हो गया? और सोचने की हिम्मत न, अब विचलित होने का समय न। ये एक साथ घेरा बनाए तो मध्य स्वर्गीय क्षेत्र योद्धा भी मर जाए या गंभीर घायल। क्या आज यही अंत? कड़वी मुस्कान उसके चेहरे पर। इसी समय पीछे वाला उड़ता सौकड़ा उत्साहित गरजा। शाबाश! आगे पीछे जकड़न, देखें मानव कैसे बचे। लेकिन तभी ऐसा हुआ जो न मानव सोच सका न राक्षस जीव। वे उड़ते सौकड़े आगे वाले वयोवृद्ध वांग को नजरअंदाज कर पीछे वाले पर टूट पड़े, उससे भिड़ गए। वयोवृद्ध वांग स्तब्ध, रुक गया, पीछे देखा। पीछा करने वाला अब बाद वाले समूह से घिरा। गुस्से की गर्जनाएं आ रही। समझ न आ रहा, साथी मानव पर क्यों न हमला करें, खुद पर क्यों? न सिर्फ वह, वयोवृद्ध वांग को भी आश्चर्य। अचानक बोध, क्या ये सब आर्यन के नियंत्रण में? आर्यन ठीक है। चेहरा खुशी से चमका। वयोवृद्ध वांग, परिचित आवाज, आकृति सामने, गर्मजोशी से मुस्कुराए। आर्यन। वयोवृद्ध वांग की आंखें खुशी से जगमगाईं। मुस्कान फैली। जानता था आर्यन इतनी आसानी से न हारेगा। क्षमा करना, वयोवृद्ध वांग डराया। आर्यन ने माफी मांगी। उस जीव को घायल करने को उड़ते सौकड़ों को पहले भेजा, खुद प्रकट हुआ। उनके आदेश पर उन्होंने वयोवृद्ध वांग को हानि न पहुंचाई। लेकिन स्पष्ट था कि वयोवृद्ध वांग डर गए थे, चेहरा पीला। हा, वयोवृद्ध वांग हंसा, हाथ हिलाया, कोई बात न, मुझे सोचना चाहिए था। तुम एक को झेलकर नियंत्रित कर चुके, बाकी प्रारंभिक स्वर्गीय समान थोड़े समय में अविनाशी स्वर्ण शरीर न भेद सकते। बोला और भिड़ते उड़ते सौकड़ों को देखा, मजा आया। पीछा करने वाले को कभी कल्पना न हो साथी घात लगाएंगे, न जीत सके न भागे, बाकी पूरे जोर पर, जल्दी कई घाव। इस गति से फैसला निकट। वयोवृद्ध वांग, बैठकर सच्ची शक्ति बहाल करें। हाँ, दोनों वहीं बैठे, ध्यान लगाया। हमले वाला लगातार गरजता, लेकिन गर्जन पर बगल वाले बधिर, हमले जारी। आंखें दूर दो मानवों पर गईं, समझ गया। हाँ, साथ ही इन दोनों के कारण हमला कर रहे। घृणित मानव, क्रोध से भरी आंखें आर्यन पर झपटा। लेकिन बाकी कमजोर न, रास्ता रोका। भेदने को तो मारनी पड़ेगी। समय बीता, घाव गहरे, गति मंद। कवच दरारों से भरा, कई टांगे गायब। बाकी भी अच्छे न। आर्यन से पहले लड़ाई में घायल, नियंत्रण वाला पूरे जोर न लगाता तो खत्म। बस हो गया। आर्यन ने युद्ध क्षेत्र का भाव महसूस किया। आंखें खोली, उठा। वयोवृद्ध वांग ने भी। नजरें उड़ते सौकड़े से टकराईं। उसकी आंखें द्वेष, क्रोध, अनिच्छा से भरी। समझ गया लगता है। आर्यन ने मन से संवाद किया। हाँ, तुम्हारे साथी मेरे नियंत्रण में। मेरे आदेश पर तुम पर हमला। दानव राज स्तर महाबलशाली जीव मानव से मनोसंवाद कर सकते। इसकी शक्ति शीर्ष दानव राज के बराबर संवाद कर सकता अगर चाहे। अगले पल वह गरजा, झपटा, लेकिन बाकी रास्ता रोके। घृणित बाहरी, क्या चाहते हो? क्रोधी आवाज आर्यन के मन में गूंजी। पता चल गया कि मैं बाहरी हूं। आर्यन को मजा आया। अपने आधुनिक वस्त्र देखे, वयोवृद्ध वांग के प्राचीन वस्त्र। समझ गया, सच, वयोवृद्ध वांग के अलावा आर्य राष्ट्र के अन्य प्रमुख परिवार वाले आए होंगे, कुछ उसके जैसे वस्त्रों में।